सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैप्टर नंबर 5। ठीक है, मैंने आपको बोला था लास्ट क्लास फ्लो चार्ट बनाने। बहुत सारा हम लोगों ने प्रोसेस किया था, सबका प्रोसेस बिजनेस फ्लो का फ्लो चार्ट किया था, क्रेडिट कार्ड का किया था। ठीक है, फिर उसके बाद कोई अकाउंट खुलवाना है, यानी कासा का अकाउंट। कासा इज वेरी इजी, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। तो प्रोसेस वाज वेरी सिंपल। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? अभी जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन ध्यान देके सुनोगे तो इजी है। और उसके बाद में हम लोग जो प्रोसेस करेंगे लोन लेने का, विच इज आइदर फंड बेस्ड लोन और नॉन फंड बेस्ड लोन, वो बहुत ही ईजी है। ठीक है, तो अभी टोटल ना 3 प्रोसेस फ्लो हम लोग को करना है। एक मैं करवाऊंगी सबसे पहले ट्रेजरी का कैसे होता है। ट्रेजरी होता क्या है? ट्रेजरी बिजनेस फ्लो। ठीक है, सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि ट्रेजरी होता क्या है। व्हाट डज द वर्ड डीलिंग रूम मीन्स? ट्रेजरी बिजनेस फ्लो क्या करता है? हर एक बैंक्स में, जितने भी बड़े बड़े कमर्शियल बैंक्स होते हैं ना, उनमें एक डीलिंग रूम होता है, और वो डीलिंग रूम को हम लोग फ्रंट ऑफिस बोलते हैं। तो एक्चुअल में ये डीलिंग रूम करता क्या है? ठीक है, तो अभी ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान देकर सुनोगे। सबसे पहले मुझे बताओ कि एक बैंक है, फॉर एग्जाम्पल एक बैंक है, बैंक के पास आईसीआईसीआई बैंक है सपोज फॉर एग्जाम्पल। बैंक के पास बहुत पैसा है। पैसा कहां से है? कस्टमर्स ने डिपॉजिट किया है। अब इसके पास क्या ना, बहुत सारा आइडल फंड्स बचा हुआ है। ठीक है, बैंक ने बहुत सारा पब्लिक से डिपॉजिट इकट्ठा किया है। पब्लिक का सेविंग्स डिपॉजिट है, रेकरिंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, फिर एफडी है। तो अभी क्या कोई लोन नहीं ले रहा, तो बैंक के पास बहुत सारा आइडल फंड्स पड़ा हुआ है। बैंक के पास क्या पड़ा हुआ है बताओ? आइडल फंड्स। तो अब ये आइडल फंड्स जो बैंक के पास पड़ा हुआ है, बैंक ऐसे ही तो रखेगा नहीं। अब बैंक या तो उसको लोन देगा, लेकिन अभी क्या मार्केट में कोई लोन नहीं उठा रहा है। तो बैंक और क्या कर सकता है? मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास, बैंक 2 बुक्स मेंटेन करता है, एक होता है बैंक बुक और एक होता है ट्रेडिंग बुक। तो बैंक ने सोचा कि ये जो आइडल फंड्स है, चलो इसको हम लोग डिप्लॉय कर देते हैं। कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय करते हैं? चलो हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, तो या तो हम लोगों ने सिक्योरिटीज खरीद लिया, शेयर्स खरीद लिया, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड्स खरीद लिया, या फिर हम लोगों ने मनी मार्केट में ट्रेडिंग की। ठीक है, तो या तो मैंने इसको इन्वेस्ट कर दिया या ट्रेडिंग किया मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में, जहां करेंसी का ट्रेडिंग होता है, फ्यूचर्स, फॉरवर्ड्स, फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। तो ये सब हम लोगों ने सोचा कि कर लेते हैं हम लोगों ने, बैंक ने। जिससे क्या होगा? मैक्सिमम प्रॉफिट रीप होगा। ये सब करने से क्या होगा? प्रॉफिट आएगा। और फिर ये प्रॉफिट क्या करेगा? प्रॉफिट जो भी आएगा इसका, उससे क्या करेगा? इंटरेस्ट एंड ऑल दे सकता है अपने कस्टमर्स को। इंटरेस्ट ऑन एफडी कस्टमर्स को ये सब चुकाएगा, अपना ऑपरेशनल कॉस्ट निकालेगा। या फिर अगर पब्लिक बैंक है तो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड एंड ऑल देगा, ये सब प्रॉफिट कमाकर। तो ये प्रोसेस आपको समझना है। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या बोला, इन्वेस्टमेंट या ये जो ट्रेडिंग कर रहा है, तो क्या क्या इसमें विंडोज है, क्या क्या कर सकता है एक बैंक। मैंने अभी आपको इतना सारा एग्जाम्पल बताया, आप मुझे बताओ क्या क्या कर सकता है बैंक। इतना सारा मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया कि कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। मान लो कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लिया, ठीक है, या फिर मान लो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट कर दिया, या मान लो कमर्शियल पेपर खरीद लिया विच इज इशूड बाय सम अदर कंपनी, या फिर मान लो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सब चीज बैंक कर सकता है, यस और नो। तो ये हो गया बैंक का इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। या फिर बैंक ट्रेडिंग भी कर सकता है। ठीक है, तभी उसी के लिए तो बैंक जो है अलग से क्या मेंटेन करके रखता है? ट्रेडिंग बुक्स। तो यानी कि या तो वो ट्रेडिंग कर रहा है, किसमें ट्रेडिंग कर रहा है? फॉरेन एक्सचेंज में। ठीक है, अब फॉरेन एक्सचेंज में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। फॉरेन एक्सचेंज फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फ्यूचर्स में डीलिंग कर रहा है। हैव यू हर्ड अबाउट ऑल दिस थिंग? डेरिवेटिव्स मार्केट में डील कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शंस में डील कर रहा है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, ये सब होता है ना, स्वैप एग्रीमेंट में डील कर रहा है। तो ये सब बेसिकली हो गए सारे इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक बैंक डील कर सकता है। सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट डीलिंग इन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल एज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। कैपिटल मार्केट में बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए होता है इन्वेस्टमेंट, और मनी मार्केट में विच इज रीपेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। तो ये बेसिकली कैपिटल मार्केट में और मनी मार्केट में क्या कर सकता है? डील कर सकता है। कौन कर सकता है? बैंक। जिससे वो क्या करेगा? अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कमाएगा। आइडल फंड्स पड़ा हुआ है, उसको इस सब में इन्वेस्ट करेगा, वहां से क्या करवाएगा? रिटर्न कमाएगा। वो रिटर्न किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा? अपने शेयर होल्डर्स को, अगर वो एक पब्लिक कंपनी नहीं तो फिर उससे अपने कस्टमर्स को जो है सर्व करेगा, उनका इंटरेस्ट चुकाएगा और प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। आर वी थ्रू विद दिस? तो ये सब बैंक कर सकता है। तो अब ये जो मैंने बोला ट्रेडिंग पूरा प्रोसेस होता है, ये होता कैसे है? अब कितनी बार आपको पता है एक बैंक के पास हमारे जैसे आम लोग भी जाते हैं फॉरेन करेंसी में लोन लेने के लिए। फॉर एग्जांपल आई एम डीए, ठीक है, डीए वेंट टू आईसीआईसीआई बैंक कि डीए को ना $1000 लोन में चाहिए, यानी फॉरेन करेंसी उसको लोन में चाहिए $। तो बैंक क्या करेगा? बैंक उसको $1000 कहां से देगा? अब मान लो कमर्शियल बैंक के पास जो है, आईसीआईसीआई बैंक के पास अभी फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व्स नहीं है, तो वो फर्दर क्या करेगा? डीलिंग करेगा किसी और से। मान लो उसने एचडीएफसी से खरीद लिया, या मान लो किसी और से खरीद लिया,
तो मान लो ये डील करेगा, तो वो डील किसके बिहाफ पे कर रहा है, क्लाइंट के लिए खरीद रहा है। अब वो क्लाइंट के बिहाफ पे खरीद के उसको देकर ट्रेडिंग नहीं कर सकता, क्लाइंट के बिहाफ पे ट्रेडिंग वो अपने बिहाफ पे कर सकता है, अपने कस्टमर के अकाउंट में वो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। सो इन दैट केस वो अपने कस्टमर को क्या बोलेगा कि आपको जो $1000 चाहिए, तो उसका पूरा डिटेल्स आज ही दे देगा, अपने कस्टमर को एक फ्यूचर्स ट्रांजैक्शन में भी आज के डे में घुसा देगा। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स, ठीक है, अप्रोच्ड आईसीआईसीआई बैंक, किस लिए अप्रोच किया कि उसे क्या चाहिए, लोन चाहिए। कितना का लोन चाहिए, $1000, ठीक है, $1000 का उसको लोन चाहिए मिस्टर एक्स को आईसीआईसीआई बैंक के पास। तो अब फिर उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक ने इंक्वायरी किया कि आप ये जो लोन ले रहे हो, मुझे लोन रीपे कब करोगे। पूरा ये प्रोसेस समझो, ये प्रोसेस समझोगे, एग्जांपल समझोगे, एग्जांपल बुक्स में नहीं है, बट एग्जांपल समझने से आपको ट्रेजरी डिपार्टमेंट का फंक्शन समझ में आएगा कि डीलिंग रूम होता क्या है, ट्रेजरी वर्क होता क्या है, बैक ऑफिस क्या होता है, फ्रंट ऑफिस क्या होता है, मिडिल ऑफिस क्या होता है। ट्रेजरी फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए बैंक का अलग से 3 ऑफिस होता है जो सिर्फ ट्रेजरी डिपार्टमेंट का पार्ट है। ओवरऑल बैक फ्रंट ऑफिस का बात नहीं हो रहा है, ट्रेजरी डिपार्टमेंट का बैक ऑफिस, फ्रंट ऑफिस और मिडिल ऑफिस क्या करता है। तो मिस्टर एक्स एक कस्टमर है, वो आईसीआईसी के पास अप्रोच किया कि उसको एक लोन चाहिए फॉरेन करेंसी में $1000। तो अब ये फिलहाल बैंक के पास नहीं है, तो बैंक बोला कि चलो ठीक है, ये इसको फॉरेन करेंसी चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी, तो हम क्या करेंगे, ये किसी से भी ले लेंगे। और डीलिंग कैसे करेगा बैंक, मे बी रियूटर्स ट्रेडिंग सिस्टम, यू अंडरस्टैंड, जो हम लोग ऑनलाइन जो करते हैं डीमैट अकाउंट एंड ऑल के थ्रू, उसमें देख लेगा। स्टॉक मार्केट जो है उसको खोल के देख लेगा इतना सारा, या फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर लेगा, या कोई प्राइवेट नेटवर्क है उसके जरिए कर लेगा, या ब्रोकर के जरिए ट्रेडिंग कर लेगा, वॉट एवर इट इज, ठीक है। तो अब ये जो आईसीआईसीआई बैंक है, ये अपने कस्टमर को बोलेगा कि आपको ना आज ही हेजिंग कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, हेजिंग। यू नो व्हाट इज हेजिंग, मतलब कि आज अगर आपको ये $1000 चाहिए, कब, पहले आप मुझे ये बताओ आप रीपेमेंट कब करोगे, ठीक है। तो कस्टमर ने बोला मुझे 1 ईयर के लिए चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर ने बोला कि मुझे ये लोन चाहिए 1 सितंबर 2021 को, विच आई बी रीपेइंग एट 1 सितंबर 2022। सो ऑब्वियसली दिस अ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, 1 ईयर के अंदर रीपेबल है, ठीक है। तो यानी अब क्या होगा ना, बैंक क्या बोलेगा, ठीक है आपको $1000 दे देंगे। मान लो अभी एट प्रेजेंट $1000 का जो रेट चल रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो $1000 इज एट ₹80, ठीक है। बट अब क्या होता है, फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं ना, यू नो फॉरेन एक्सचेंज रेट कीप्स ऑन चेंजिंग। $1 इक्वल टू कितना INR है, वो तो चेंज होते रहता है, फ्लक्चुएट होता है, वो आपका कंट्रोल के अंदर नहीं है। तो अब फ्यूचर में 1 साल बाद जब वो कस्टमर आपको रीपे करेगा, तो वो कितना रीपे करेगा, ₹80 के अगर भाव में रीपे करेगा, और मान लो कि रेट बढ़ गया, तो लॉस तो बैंक का हो जाएगा। तो बैंक क्या बोलेगा, फिर बैंक थोड़ी ट्रेडिंग कर रहा है, ट्रेडिंग तो वो बैंक क्या कर रहा है, बैंक उसको लोन दे रहा है। तो बैंक पहले से क्या बोलेगा कि अगर आज हम आपको ये $1000 एट ₹80 देंगे ना, तो आज ही आप एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी एंटर कर लो हमारे साथ कि फ्यूचर में आप रीपेमेंट करोगे आफ्टर 1 ईयर, यानी कि जब आप 1 सितंबर को रीपे करोगे, कितना रीपे करोगे, $1000, उसका रेट कितना आज ही कंप्यूट कर लेगा। सब ये सब कौन कर रहा है, डीलिंग रूम में हो रहा है। तो डीलिंग रूम के बंदे वो आज ही प्रेडिक्ट कर लेंगे ना, फोरकास्टिंग करते हैं ना कि फ्यूचर में कितना होने वाला है USD। तो उन्होंने प्रेडिक्ट किया कि अप्रोक्सीमेटली ₹82 होगा, तो बोल रहा है कि आपको ₹82 के भाव में इसको लोन को चुकाना पड़ेगा, और इसके संग आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो हर महीने के एंड में आपको कितना कितना इंटरेस्ट देना है, वो भी आप आज ही डिसाइड करके रख लो। मतलब कि एवरी ईयर एंड के बाद आपका जितना इंटरेस्ट का लायबिलिटी आएगा, क्या रेट पे आएगा, क्या मतलब फ्यूचर्स का क्या क्या रेट होगा, भाव क्या होगा, वो भी आज ही करके डिसाइड करके तय कर लो, आपको इतना ही फिक्स रेट देना है, ठीक है। मान लो इंटरेस्ट लायबिलिटी आया, कि उसको इंटरेस्ट पे करना है, फॉर एग्जांपल $15 करके पे करना है एट द रेट ऑफ फर्स्ट मंथ में। मे बी उसने एस्टिमेट किया कि $US का जो भाव है वो 78 होगा, सेकेंड मंथ में भी $15 भाव लेकिन हो जाएगा 81, फिर थर्ड मंथ में $15 इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ से सपोज 22। तो ऐसे ऐसे करके पूरा 12 मंथ्स में क्या भाव होने वाला है डॉलर का, फ्यूचर का 12 मंथ्स का, वो भी डिसाइड कर लिया गया। और रीपेमेंट डे जब आएगा तभी भी क्या भाव होने वाला है डॉलर का, वो भी डिसाइड कर लिया गया। तो ये पूरा डीलिंग क्रैक कर कैसे क्रैक करेगा, ये सब कौन कर रहा है, डीलिंग रूम में। जो डीलिंग रूम मतलब हो गया फ्रंट ऑफिस का बंदा कर रहा है। ये सारा चीज कौन कर रहा है, फ्रंट ऑफिस। ये सारा काम कौन कर रहा है बताओ, फ्रंट ऑफिस। ये पूरा का पूरा डील को चेक कर रहा है कि कौन सा डील, मतलब इतने सारे डील्स है ना। अब जैसे उसने बोला कि HDFC बैंक से वो लोन ले लेगा, ICICI बैंक के पास नहीं था, तो हो सकता है यही डील HDFC के अलावा उसको दूसरा बैंक भी दे रहा हो। तो सारे बैंक से जितने भी प्रोस एंड कॉन्स है सब एनालाइज करके जो भी फ्यूचर पॉसिबिलिटी है, मार्केट फ्लक्चुएशन रेट को कंसिडर करके ये डील बना दिया।
अब ये डील बनाने के बाद वो पता है क्या करेगा, कस्टमर को इन्फॉर्म कर देगा कि आपका इतना इतना रुपया लगेगा। अब अगर कस्टमर ने सैंक्शन कर दिया कि हाँ ये डील मुझे करना है, आई एम रेडी विद दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ डील, तो फ्रंट ऑफिस पता है क्या करेगा, ये पूरा डील मिडिल ऑफिस को फॉरवर्ड कर देगा। मिडिल ऑफिस क्या करेगा कि जो उसका प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट यानी मिस्टर एक्स है वो सही आदमी है कि नहीं है, तो उसका पूरा क्रेडिट वर्दिनेस चेक होगा, रिस्क एनालिसिस होगा, जो हम लोग करते थे रिस्क एनालिसिस क्रेडिट टीम जो करता था वो यहाँ पे मिडिल ऑफिस करेगा, और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस देखेगा कि जो हमारा आईसीआईसीआई बैंक है वो ये सब चीज में डील करता है कि नहीं करता, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस सारा चेक करेगा, पोजीशन मैनेजमेंट चेक करेगा कि कौन किस मतलब मैनेजमेंट का कौन सा बंदा का पोजीशन है, राइट है कि वो ये सब काम कर सके, सैंक्शन कर सके अपने कस्टमर को। फिर फ्रंट ऑफिस जब अप्रूवल दे देगा, फिर फ्रंट ऑफिस क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड कर देगा, लास्ट में जो बचा बैक ऑफिस। अब बैक ऑफिस फाइनली क्या करेगा सर, रिकंसिलिएशन का काम करेगा, चेकिंग करेगा, क्लाइंट का जो बैलेंस है मतलब पूरा मेंटेन करके रखेगा, कस्टमर का अकाउंट चेक करेगा और फिर मेंटेन करेगा इंटरेस्ट टाइमली पेमेंट आ रहा है कि नहीं। फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस का रिकंसिलिएशन करेगा, फिर कस्टमर के नोस्त्रो अकाउंट का रिकंसिलिएशन करेगा। यू नो व्हाट इज नोस्त्रो अकाउंट, हैव यू एवर हर्ड अबाउट नोस्त्रो वोस्त्रो अकाउंट, मैं आपको बताऊंगी। तो ये सब चीज का रिकंसिलिएशन करना और फाइनल कंफर्मेशन देना, सब चेक करना, क्रेडिबिलिटी चेक करना, वो सब हो गया बैक ऑफिस का काम। फ्रंट ऑफिस क्या करेगा, ये सब डील विल को क्रैक करेगा, कौन सा ट्रेडिंग डील बेस्ट है समझ में, वो क्रैक करेगा, वो देखेगा कस्टमर के लिए। फिर उसके बाद मिडिल ऑफिस रिस्क एनालिसिस करेगा और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस चेक करेगा, और लास्ट में जो मेरा बैक ऑफिस है वो सपोर्ट करता है फ्रंट ऑफिस को ये डील को क्रैक करने के लिए, तो उसमें रिकंसिलिएशन ऑल में हेल्प करता है। रिकंसिलिएशन क्या चीज का, फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस का, नोस्त्रो अकाउंट का रिकंसिलिएशन करेगा वो, ठीक है। तो ये सब कौन करता है, बैक ऑफिस, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, मैंने बोला इंटरेस्ट रेट, ये जस्ट हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है कि ये इंटरेस्ट, आप अगर लोन दोगे तो इंटरेस्ट लेते हो ना आईएनआर में, तो वैसे अगर आपने लोन दिया है यूएस डॉलर में तो उसमें भी तो आप इंटरेस्ट लोगे ना। तो मैंने जस्ट एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल बोला कि मान लो कि इंटरेस्ट $15 करके आ रहा है, एक्रू हो रहा है हर मंथ के एंड पे, ये कहीं से आया नहीं, मैंने ऐसे ही लिया, अजम्पशन लिया। तो इंटरेस्ट भी कितना पे होगा हर महीने के एंड पे, $15 देना, तो $15 का कितना रेट होगा वो आज ही डिसाइड करके रख लो सब कुछ। तो ये पूरा डील क्रैक करना ये डीलिंग रूम में होता है, ये सारा काम ट्रेडिंग को कैप्चर करना, किससे ट्रेडिंग करना है, ठीक है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर के संग ट्रेडिंग करना है। तो अब ट्रेडिंग करने के लिए अगर आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं है तो आपने क्या किया, नेगोशिएट किया, दूसरे बैंक से किया या वॉट एवर इट इज, ठीक है। या अगर आपके पास था तो डायरेक्टली आपने जो कॉर्पोरेट बोरोवर था उसको डायरेक्टली लोन दे दिया, समझ में आ रहा है। तो फ्रंट ऑफिस का क्या काम आपको समझ में आ रहा है, ये पूरा डीलिंग रूम में हो रहा है। ये सारा प्रोसेस जो मैंने बोला ये कहां पे हो रहा है, डीलिंग रूम में। और आपको पता है कि ये सब कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, इसके ऊपर अलग से और एक तो आपका एक्ट है, एक्ट नहीं मैं बोलूंगी, एक तो आई वुड से मतलब कि एक एग्रीमेंट है जो ये सब चेक करता है कि मतलब एक एक्ट ही है बेसिकली, वो देखता है कि जितने भी बोरोवर्स है, चाहे वो कॉर्पोरेट बोरोवर हो, चाहे वो इंडिविजुअल बोरोवर हो, चाहे वो कोई बैंक हो, वो ये सब अगर लोन दे रहे हैं या ले रहे हैं तो ये सारे लोन का लेना और देना, दे हैव एग्जीक्यूटेड इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एग्रीमेंट और नॉट, ठीक है। एक टाइप का एसोसिएशन है इंटरनेशनल, वो इंटरनेशनल बॉडी है, इंटरनेशनल लेवल पे क्रिएट किया गया है जो ये सब डेरिवेटिव और स्वैप के ऑप्शंस को देखता है, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ है। तो जब भी आप फ्यूचर्स, फॉरवर्ड, स्वैप ये सब एंट्री करते हो ना, ये सब ट्रांजैक्शन करते हो, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशंस अबाइड करना पड़ेगा। किसका बताओ, किसका अबाइड करना पड़ेगा, इंटरनेशनल डेरिवेटिव एंड स्वैप एसोसिएशन एग्रीमेंट, इसको आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को अबाइड करना पड़ेगा, तो वो सब चेक करेगा, समझ में आए। तो ये सब मिडिल ऑफिस, फ्रंट ऑफिस, ये सब चेक करता है, क्लियर है। तो मैंने आपको बोला यहाँ पे क्या क्या तीन चीज बोला बताओ। सबसे पहले मैंने आपको बोला फ्रंट ऑफिस, ठीक है। सपोज ये मेरा फ्रंट ऑफिस है, तो फ्रंट ऑफिस क्या क्या करेगा आप मुझे बताओ। मैंने अभी आपको बोला फ्रंट ऑफिस का क्या काम क्या है, फ्रंट ऑफिस बेसिकली करेगा क्या। सबसे पहले फ्रंट ऑफिस क्या करेगा मुझे बताओ, सबसे पहले फ्रंट ऑफिस क्या करेगा। ये डीलिंग रूम है, फ्रंट ऑफिस मतलब क्या हो गया, इट कंसिस्ट ऑफ डीलिंग रूम, है ना, डीलिंग रूम ऑपरेशन, जहां पे जो डीलर्स है वो डील्स में एंटर कर रहे हैं। किससे एंटर कर रहे हैं, यहाँ पे किससे एंटर किया, एक साइड एचडीएफसी बैंक से यानी इंटर बैंक, और एक कॉर्पोरेट बोरोवर से, दोनों के संग डील एंट्री किया, एक को लोन दिया, दूसरे से लोन लिया, समझ में आ रहा है। तो बेसिकली ये सारे ट्रांजेक्शन्स कहां पे हो रहे हैं, डीलिंग रूम में। तो फ्रंट ऑफिस में क्या हो रहा है, ऑपरेशंस विच आर परफॉर्म्ड इन द डीलिंग रूम, ठीक है। डीलिंग रूम में सारे ऑपरेशंस हो रहे, क्लियर है। जहां पे क्या हो रहा है, वेयर इन डीलर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है ना, एंटर्स इनटू किसके संग, कॉन्ट्रैक्ट, किसके संग कर रहा है बताओ, एंटर्स इनटू डील और कॉन्ट्रैक्ट विथ इंटर कॉर्पोरेट बोरोवर, जिसने लोन लिया मिस्टर एक्स ने,
मिस्टर एक्स लिमिटेड, इंटर कॉर्पोरेट बोरोवर्स, और या फिर इंटर बैंक, है ना, जैसे एचडीएफसी से लिया इंटर बैंक बोरोवर या लेंडर, वॉट एवर इट इज, इंटर बैंक जो पार्टीज है, काउंटर पार्टी, ठीक है। तो ये हुआ सबसे पहला फ्रंट ऑफिस में। अब ये जो डीलिंग हो रहा है, ये डीलिंग कहाँ से हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है, मैंने बोला अलग अलग इसका प्लेटफॉर्म है डीलिंग करने का। जैसे मैंने आपको बोला टेलीफोनिक भी हो सकता है, ब्रोकर के जरिए भी हो सकता है, प्राइवेट चैनल के जरिए भी हो सकता है, या मैंने आपको एक वर्ड बोला जहां पे हम लोग स्टॉक एक्सचेंज में डायरेक्टली ये सब करते हैं, रियूटर्स एक्सचेंज सिस्टम। क्या बोला? रियूटर्स ट्रेडिंग सिस्टम। तो ये सब कहाँ कहाँ से हो रहा है? रियूटर्स ट्रेडिंग सिस्टम से हो रहा है। या फिर क्या बोला? टेलीफोन से हो सकता है, या फिर कोई ब्रोकर के जरिए आप कर रहे हो, या कोई प्राइवेट चैनल है उसके जरिए कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब के जरिए आप जो है डीलिंग कर रहे हो, ये सब के जरिए आप क्या कर रहे हो मुझे बताओ? डीलिंग। ये सब के जरिए क्या हो रहा है? फ्रंट ऑफिस में डीलिंग हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो डीलर्स है वो सब चेकिंग एंड ऑल करेगा, क्रेडिट लिमिट चेक करेगा उसका काउंटर पार्टी का। बट मैंने बोला बेसिकली इन लोग नहीं चेक करते, इन लोग एक बार ऊपर ऊपर से चेक करते हैं। मेन चेकिंग कौन करता है? मिडिल ऑफिस और बैक ऑफिस, ठीक है। तो चेक करेगा स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस ठीक है कि नहीं। हाँ, और ये चेक करना जरूरी है स्टार्टिंग में, जो मैंने बोला, क्या बताया बोलो? ये इंटरनेशनल डेरिवेटिव एंड स्वैप, ठीक है, एजेंसी एग्रीमेंट, ये चेक करेगा कि ये पार्टी ने एग्जिबिट किया है कि इसका रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो किया है कि नहीं किया है। ऑलराइट, क्लियर है यहां तक? देख लो, ठीक है एकदम। तो वही चेक करेगा इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन एग्रीमेंट जो है वो फुलफिल हुआ है कि नहीं हुआ। एजेंसी बोल लो या एसोसिएशन बोल लो, एक ही बात। तो ये पूरा गवर्न करता है ट्रेडिंग में, सब मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स है, ओके। फिर ये हो जाएगा, फिर एक बार डील क्या हो जाएगा? पंच हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे फ्रंट ऑफिस कर क्या रहा है? डील को कैप्चर करने का कोशिश कर रहा है, प्री डील एनालिसिस कर रहा है, कस्टमर्स का पूरा वो सब देख रहे हैं, सब एग्रीमेंट किया है कि नहीं, कस्टमर का क्रेडिट लिमिट कैसा है, ये सब सब चेक कर रहा है ना। और फिर मैंने एक वर्ड और बोला था कि ये सब कौन करेगा? जिसका पावर है वही कर सकता है, तो उसके लिए बोला गया पोजीशन मैनेजमेंट। तो बताओ क्लियर है? ये लर्न हो गया? तो मेरे साथ साथ लर्न करो। अलग से इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है कि फ्रंट ऑफिस के ऊपर पूरा शॉर्ट नोट लिखो, लिख लोगे फ्रंट ऑफिस के ऊपर शॉर्ट नोट। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है? पूरा डीलिंग रूम का काम कर रहा है, जहां पे कैप्चर कर रहा है क्या होना है क्या नहीं होना, एटसेट्रा। ठीक है, इसको ठीक से ही लिख दूं मैं वापस। तो एकदम इजी है, देख लो। फ्रंट ऑफिस क्या करेगा? डीलिंग रूम का सर ऑपरेशंस करेगा, ठीक है। इंटर कॉर्पोरेट बोरोवर्स के संग करेगा या बैंक्स हो सकता है उसके संग। और कैसे करेगा? जरिया चैनल, ब्रोकर के जरिए या प्राइवेट चैनल या रियूटर्स ट्रेडिंग सिस्टम या टेलीफोन। और फिर चेक करेगा ये सब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका अबाइड हुआ है कि नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन, पोजीशन मैनेजमेंट। तो ये हो गया मेरा पूरा फ्रंट ऑफिस का काम, जो मेन डीलिंग रूम का काम होता है, ठीक है। तो बेसिकली फ्रंट ऑफिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बताओ कौन है? मिडिल ऑफिस। मिडिल ऑफिस इज वेरी इजी, मैंने बोला वो रिस्क मैनेजमेंट करता है। सबसे इंपॉर्टेंट मिडिल ऑफिस का क्या काम है? रिस्क मैनेजमेंट करना। सबसे पहले मिडिल ऑफिस क्या करेगा बताओ? रिस्क मैनेजमेंट करेगा, देखेगा क्रेडिट वर्थ, देखेगा क्रेडिट एनालिसिस करेगा जो हम लोगों ने किया है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करेगा बताओ? रिस्क मैनेजमेंट करेगा। फिर उसके बाद असेट लायबिलिटी मैनेजमेंट,
लोन देने के लिए हमारे पास असेट है कि नहीं, नहीं है तो लाइबिलिटी लो, किससे लो, एचडीएफसी बैंक से लोन लो फॉरेन करेंसी में, तो असेट क्रिएट हुआ, लाइबिलिटी क्रिएट हुआ, तो इसका मैनेजमेंट करना ठीक से, इसके लिए अकाउंट्स बनाना, समझ में आ रहा है, मास्टर लेजर में जाकर नया कस्टमर अकाउंट खोलना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर उसके बाद प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन करेगा, एंड फाइनली पोजीशन मैनेजमेंट कौन करेगा, जो जिसका पोजीशन है। तो ये हो गया मिडिल ऑफिस का काम। और फाइनली फिर कौन आ गया बताओ, लास्ट में मैंने बोला, लास्ट में क्या बच गया, बैक ऑफिस। बैक ऑफिस पूरा सपोर्ट करता है और सबसे इंपॉर्टेंट रिकंसिलिएशन में हेल्प करता है। बैक ऑफिस इज डूइंग नथिंग बट रिकंसिलिएशन वर्क, ठीक है, कि सारा इंटरेस्ट मिल गया है कि नहीं, टाइमली रीपेमेंट प्रिंसिपल अमाउंट का हुआ है कि नहीं, तो रिकंसिलिएशन करता है बैक ऑफिस। रिकंसिलिएशन किसका रिकंसिलिएशन करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज का रिकंसिलिएशन करता है। एक क्या चीज का रिकंसिलिएशन, फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस, ये दोनों का ट्रांजैक्शन का रिकंसिलिएशन करता है। और दूसरा नोस्ट्रो अकाउंट का रिकंसिलिएशन करता है। ये नोस्ट्रो अकाउंट क्या हो गया, फॉर एग्जांपल मान लो आईसीआईसीआई बैंक है, उसने लोन लिया एचडीएफसी बैंक से फॉरेन करेंसी में, तो आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट, आईसीआईसीआई बैंक का जो अकाउंट है एचडीएफसी में इन टर्म्स ऑफ फॉरेन लोन, इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी, दैट इज कॉल्ड नोस्ट्रो अकाउंट। समझ में आ रहा है। तो अब जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया, आईसीआईसीआई बैंक ने एचडीएफसी से लोन लिया ना मिस्टर एक्स को लोन देने के लिए, तो यानी आईसीआईसीआई बैंक का क्या खुल गया, नोस्ट्रो अकाउंट खुल गया एचडीएफसी बैंक में। तो जब भी एक बैंक दूसरे बैंक से लोन लेता है फॉरेन करेंसी में, तो जिस बैंक में आप ले रहे हो, जो लेंडर बैंक है, उस लेंडर बैंक में आपका अकाउंट को क्या बोला जाएगा, नोस्ट्रो अकाउंट। तो वो सब रिकंसिलिएशन करेगा, कौन ये सब कर रहा है, बैक ऑफिस ये सब करेगा, ठीक है। फिर कंफर्मेशन करेगा, किससे कंफर्मेशन करेगा, मिडिल ऑफिस से, कि सारा चीज ठीक है कि नहीं, रिस्क एनालिसिस हुआ है कि नहीं, और सब कुछ अप्रूवल आ जाएगा तो फिर फाइनली क्या, फ्रंट ऑफिस को बोल देगा कि डील कर लो क्रैक, और फिर वो क्या बोलेगा अपने कस्टमर को, डील इज क्लोज, डील साइन हो गया है। समझ में आ रहा है। और फिर फाइनली में क्या होगा, फंड सेटलमेंट एंड ऑल होगा लास्ट में। तो ये सब करने में हेल्प करेगा बैक ऑफिस। तो बैक ऑफिस बेसिकली फ्रंट ऑफिस को सपोर्ट कर रहा है सारे काम करने में, ठीक है। और पोस्टिंग भी करेगा, अकाउंटिंग करेगा, तो वो तो पता ही आपको, अकाउंटिंग एंट्रीज एंड ऑल कौन पास करता है, बैक ऑफिस। क्लियर है। तो ये तीन हो गया ट्रेजरी ऑपरेशंस का काम। कुछ नहीं है तो बहुत इजी, बट थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि आप ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, और कुछ नहीं। तो अगर आप ये वाला एग्जांपल रिलेट करके करोगे तो आपको एकदम इजी लगेगा। जैसे देखो मैंने क्या बोला, पूरा एक बार स्टार्टिंग से मैं वापस से बता रही हूँ। बैंक के पास बहुत सारा पैसा आइडल फंड्स पड़ा हुआ है, तो बैंक ट्रेडिंग करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स खरीदेगा। तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में जो ट्रेडिंग कर रहा है, फ्यूचर्स में, स्वैप में, डेरिवेटिव में, या फिर कोई बंदा लोन लेने आया फॉरेन करेंसी में, उसको लोन दे रहा है किसी और बैंक से लोन लेकर, तो ये सब जो है ट्रेजरी डिपार्टमेंट का काम है, जिसके अंदर में एक डीलिंग रूम होता है। वो डीलिंग रूम ये सब काम करता है, समझ में। और डीलिंग रूम मतलब हो गया फ्रंट ऑफिस। तो बेसिकली डीलिंग रूम क्या कर रहा है, दूसरे काउंटर पार्टी से ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहा है, फ्यूचर्स का, फॉरवर्ड का। काउंटर पार्टी कौन हो सकता है, या तो खुद एक दूसरा बैंक हो सकता है, या कोई कॉर्पोरेट बोरोवर हो सकता है। और इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिंग बुक्स करने के लिए, ट्रेडिंग में एक्टिविटी करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, कैसे करेगा, या तो ऑनलाइन जो वेबसाइट होता है उसमें जाकर करेगा, जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, वो कैपिटल मार्केट ट्रेडिंग हो गया। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हो गया फोन्स के थ्रू हो सकता है, ब्रोकर्स के थ्रू हो सकता है, तो ये सब में डीलिंग्स करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये सब जो डीलिंग्स कर रहा है इसका पूरा लिस्ट बना लेगा। कोई कस्टमर ने लोन लिया फॉरेन करेंसी में, तो किसको कितना रीपेमेंट करना है, क्या करना है, नहीं करना है, और चेक करेगा कि जो प्रोस्पेक्टिव कॉर्पोरेट बोरोवर है इसने ये वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि नहीं। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ है स्वैप डेरिवेटिव मार्केट में घुसने के लिए, इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन एग्रीमेंट, इसको साइन किया है कि नहीं। बस यही हो गया। फिर उसके बाद बोल रहे मिडिल ऑफिस क्या करेगा, वंस अप्रूवल मिल गया, फ्रंट ऑफिस ने पूरा डील क्रैक करके दे दिया, बेस्ट डील क्लाइंट को बता दिया, अब वो अपना डील को फॉरवर्ड करेगा मिडिल ऑफिस में। मिडिल ऑफिस रिस्क मैनेजमेंट करेगा अपने कस्टमर का, कि ये जो बंदा लोन मांग रहा है फॉरेन करेंसी में, बंदा वैलिड तो है ना, इसका क्रेडिबिलिटी तो है ना, क्रेडिट वर्दिनेस तो है ना, और हमारे बैंक में जो जितना वो लोन मांग रहा है उतना का असेट है क्या उसको देने के लिए, नहीं है तो लाइबिलिटी लेना पड़ेगा, तो असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन, पोजीशन मैनेजमेंट, और बैक ऑफिस फाइनली रिकंसिलिएशन करेगा। फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस का अकाउंट को, नोस्ट्रो अकाउंट को, नोस्ट्रो अकाउंट एक बैंक अकाउंट जब दूसरे बैंक में खोलता है फॉरेन करेंसी में लोन लेने की वजह से, उसको नोस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। द अकाउंट ऑफ वन बैंक इन अदर बैंक इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी में उसको नोस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। क्लियर। वैसे वोस्ट्रो अकाउंट बोलता है, वैसे वोस्ट्रो अकाउंट बोलता है। वोस्ट्रो मतलब हो गया कि हमारे बैंक में सामने वाले का क्या अकाउंट खुला हुआ है फॉरेन करेंसी, वो हो गया वोस्ट्रो अकाउंट। तो नोस्ट्रो वोस्ट्रो। फिर कंफर्मेशंस देखेगा, कंफर्मेशन मतलब कस्टमर को पूछेगा कि वो कंफर्म कर रहा है कि उसे करना है कि नहीं। फंड सेटलमेंट करेगा ना, ठीक है। और फाइनली अकाउंटिंग करेगा। अकाउंटिंग मतलब नया मास्टर लेजर एंड ऑल क्रिएट करना, ट्रांजैक्शन एंट्री करना, वाउचर एंट्री करना, जो उसका ईआरपी सॉफ्टवेयर है कोर बैंकिंग का, फिनैकल या फिनवन या बैंकमेट, व्हाटएवर द सॉफ्टवेयर इज, वहां पे अकाउंटिंग कर लेगा।
बताओ पूरा क्लियर है कि नहीं पिक्चर? इजी और डिफिकल्ट? इजी और डिफिकल्ट? टेल मी, इजी और डिफिकल्ट? क्लियर है? तो ये फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, मिडिल ऑफिस का काम हो गया, ठीक है, दैट्स इट। तो सबसे पहले क्या हुआ, कस्टमर अप्रोच किया बैंक को, तो बैंक ने क्या किया, कैप्चर किया कि ये ट्रेडिंग एक्टिविटी करना है, फिर बैंक ने उस कस्टमर के लिए बेस्ट डील क्रैक किया, फिर उसके बाद ये सब कौन करा, फ्रंट ऑफिस। फिर उसके बाद फ्रंट ऑफिस ने क्या किया, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन किया, लगा कि डील ठीक है और ये कस्टमर क्रेडिबल है, तो उसको फॉरवर्ड कर दिया किसको, मिडिल ऑफिस को। फिर मिडिल ऑफिस उसका चेक करेगा क्रेडिट वर्दिनेस एंड ऑल, फिर मिडिल ऑफिस क्या करेगा, बैक ऑफिस को फॉरवर्ड करेगा, बैक ऑफिस कंफर्मेशन एंड ऑल करेगा, और फिर फाइनली सेटलमेंट कर देगा, और फिर फाइनली जर्नल एंट्री पास हो जाएगा। तो जितना भी मैंने स्टेप्स बताया वही तो है। तो सबसे पहले क्या बोला, इसका प्रोसेस का फ्लो क्या हो गया, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले पिक्चर में कौन आएगा, डीलिंग रूम आएगा ना, डीलिंग रूम यानी कि वो फ्रंट ऑफिस आएगा, ठीक है। वो क्या करेगा, डील करेगा ट्रेडर से, जो आपके कस्टमर्स है उससे डील करेगा। तो ये क्या हो गया, डील विथ कस्टमर्स, है ना, ट्रेडिंग रूम हो गया ये, फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन। ये किसका काम हो गया, फ्रंट ऑफिस का। फिर उसके बाद कस्टमर अप्रोच किया, तो अब उसके लिए जो बेस्ट डील, 1000 USD चाहिए, तो अब वो देख रहा है उसके लिए बेस्ट डील क्या, पूरा डील बनाकर दे दिया। तो पूरा डील देख लिया ना कि क्या क्या बेस्ट डील है उसके लिए। तो बेसिकली क्या हो रहा है, जो फ्रंट ऑफिस का डीलर है वो सबसे बेस्ट डील कैप्चर करेगा अपने सिस्टम में, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन या ब्रोकर के जरिए ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में देखेगा। सो बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा है, फ्रंट ऑफिस कैप्चर्स बेस्ट डील फॉर द कस्टमर। कैसे, सारे प्लेटफॉर्म्स मैंने आपको ऊपर समझाए थे, है ना, थ्रू ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। और फिर फाइनली क्या होगा, वंस द डील हैज बीन कैप्चर्ड, अब किसका रोल एक्टिवेट हो जाएगा, अब किसका रोल एक्टिवेट हो जाएगा, फ्रंट ऑफिस हो गया, फ्रंट ऑफिस का रोल खत्म, अब मिडिल ऑफिस का रोल एक्टिवेट हो जाएगा, है ना। अब मिडिल ऑफिस क्या करेगा, उसका सब कुछ चेक करेगा, क्लियर है। तो बेसिकली ये पूरा डिटेल्स को, कस्टमर का जो डिटेल्स है उसको फॉरवर्ड कर दिया मिडिल ऑफिस को, और मिडिल ऑफिस क्या कर रहा है, रिस्क असेसमेंट कर रहा है, रिस्क मैनेजमेंट कर रहा है कस्टमर का, है ना, और कंप्लायंस, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एंड ऑल ये सब चेक कर रहा है। तो ये फ्रंट ऑफिस का काम हो गया। और फिर क्या हो रहा है, मिडिल ऑफिस को फॉरवर्ड कर दे रहा है, और फिर उसके बाद क्या होगा, प्राइसिंग, वैल्यूएशन, ये सब होगा। ये भी क्या हो गया, मिडिल ऑफिस हो गया, ठीक है। और फिर फाइनली क्या करेगा ये, फॉरवर्ड्स टू बैक ऑफिस, है ना, फॉर कंफर्मेशन, कंफर्मेशन करने के लिए। और फिर क्या होगा, बैक ऑफिस इसको कंफर्म करेगा, रिकंसिलिएशन करेगा। तो बैक ऑफिस फिर क्या करेगा बताओ, बैक ऑफिस रिकंसिलिएशन परफॉर्म करेगा। रिकंसिलिएशन मैंने बोला आपको क्या क्या लिखना है, बताया ना, रिकंसिलिएशन में क्या क्या लिखना है, सेटलमेंट मैकेनिज्म करेगा, फंड सेटलमेंट करेगा, फिर अकाउंटिंग करेगा, बोला लास्ट में अकाउंटिंग, और फिर फाइनली अप्रूवल एंड ऑल हो गया तो अकाउंटिंग लेजर्स कर देगा, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक है, फाइनली क्या कर देगा बताओ, अकाउंटिंग कर देगा, पोस्टिंग कर देगा, क्लियर। तो ये हो गया बैक ऑफिस का काम। तो ये तो ऑलरेडी ऊपर सारा स्टेप्स मैंने आपको बता दिया था, फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस, बैक ऑफिस, दैट्स इट, ठीक है। और ये प्राइस रिस्क असेसमेंट तभी होगा जब फ्रंट ऑफिस कंफर्म कर दिया है कि यस कस्टमर डिटेल्स आर ओके, देन ओनली दिस प्रोसेस विल कम। लेकिन अगर नो बोल दिया है तो वहीं पे प्रोसेस खत्म हो जाएगा। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन कस्टमर का पहले फ्रंट ऑफिस भी कर लेता है, ओके। सो दिस इज द प्रोसेस फ्लो, दिस इज द बिजनेस प्रोसेस फ्लो। बताओ लर्न हुआ कि नहीं। नोस्ट्रो का मतलब क्या हुआ कि एक बैंक है, फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक है, इसने क्या किया, एचडीएफसी में अपना एक अकाउंट खोल रखा है फॉरेन करेंसी में, इंडियन करेंसी में नहीं, फॉरेन करेंसी में, तो वो हो गया नोस्ट्रो अकाउंट।
So nostro account is an account of one bank which it has opened in another bank account, ठीक है, बट इन फॉरेन करेंसी, उसको नोस्ट्रो बोलते हैं. आपको लिखना है, लिख लो नोस्ट्रो. अकाउंट ऑफ वन बैंक opened in another bank in foreign currency. जैसे आईसीआईसी अगर एचडीएफसी से लोन लेगा $1000 तो उसके अकाउंट में खुल गया ना, एचडीएफसी के बैंक अकाउंट में आईसीआईसी का बैंक अकाउंट खुल गया ना फॉरेन करेंसी के टर्म्स में. सो दैट इज कॉल्ड नोस्ट्रो अकाउंट. ओके, बताओ इजी है कि डिफिकल्ट है? एक बार सुन लोगे तो सब इजी लगेगा. बोर्ड इसमें रिस्क क्या है, अब आप खुद सोच के बताओ क्या रिस्क होगा. मान लो आप कोई ऐसा ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हो जो कि ऑलरेडी ये जो डेरिवेटिव वाला मैंने बोला था ना, डेरिवेटिव एंड स्वैप एसोसिएशन, उसने आपको परमिशन नहीं दे रखा है, बट फिर भी आपने उस कुछ अनऑथराइज ट्रेडिंग एक्टिविटी की है. तो कंट्रोल्स लगा के रखो सिस्टम में पहले से ही कि कोई भी एक्टिविटी करने के पहले कोई एक ऑथोराइज्ड पर्सनल है जो चेक करेगा, कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी होने के पहले ऑथोराइज करेगा उसको. और सबको अलग अलग ड्यूटी देकर रखो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कर रखो, वही एक चीज बार बार. फिर ये मान लो कोई कस्टमर को आपने मना कर दिया क्योंकि उसका डिटेल्स ठीक नहीं था, तो आपने मना कर दिया कि तुमको फॉरेन यूएस डॉलर में लोन नहीं मिलेगा यूएस डॉलर में, लेकिन फिर भी उसका कोई रिलेटिव था बैंक में जिसने प्रोसेसिंग करवा दिया, तो अनऑथराइज्ड कंफर्मेशन हो गया ना, कंफर्मेशन उसका रिजेक्ट हो गया था बट फिर भी अनऑथराइज्ड उसका प्रोसेसिंग हो गया. तो अपने सिस्टम में सब कंट्रोल्स लगाओ कि ऐसे चेंज नहीं कर सके, कोई ऑल्टर नहीं कर सके. या फिर मान लो कुछ गलत अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन कर दिया, या फिर नोस्ट्रो अकाउंट का जो पेमेंट है वो गलत प्रोसेसिंग कर दिया, ठीक है. या फिर अब आपको फंड सेटलमेंट करना है, आपके फंड में अकाउंट अमाउंट ही नहीं है सेटलमेंट करने के लिए, या फिर सिक्योरिटीज अवेलेबल नहीं है, ठीक है. तो ये सब हो गया मेरा कंट्रोल्स. तो बहुत ईजी है ये सब. या फिर आपने जाकर कुछ मास्टर लेजर में ही चेंजेस कर दिया, कस्टमर के अकाउंट के संग छेड़छाड़ कर दिया, इनएप्रोप्रिएट अकाउंटिंग एंट्री मार दी, ठीक है. तो वही एनी फोर रिस्क एंड कंट्रोल्स यू हैव टू लर्न, जैसे कि मैंने हर जगह करवाया. तो रिस्क क्या है और कंट्रोल्स क्या है? सबसे बड़ा रिस्क तो ये है कि ये ट्रेडिंग एक्टिविटी करने के लिए आप ऑथोराइज ही नहीं थे, फिर भी आपने कर दिया, ठीक है. तो इनएक्यूरेट ट्रेड प्रोसेसिंग, आपने प्रोसेस कर दिया. तो इसके लिए बेस्ट क्या है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करके रखो, ऑथोराइज पर्सनल अपॉइंट करके रखो. ऑथोराइज पर्सनल क्या करेगा? चेक करेगा, है ना. कोई भी ट्रांजैक्शन को ऑथोराइज करने के पहले उसको ऑथोराइजेशन लगेगा, तो उसको चेक करो. और सबको अलग अलग ड्यूटीज बांट के रखो. और फिर कोई मान लो रिजेक्ट कर दिया कोई का एप्लीकेशन, आपने फिर भी उसको पास करवा दिया. सो अनऑथोराइज्ड कंफर्मेशन ऑब्टेन्ड, अनऑथोराइज्ड कंफर्मेशन करवा दिया, ठीक है. क्या चीज का कंफर्मेशन? कोई भी ट्रेडिंग एक्टिविटी का. ऑलराइट, उसको प्रोसेस कर दिया. तो इसके लिए भी वही बोल रहा है कि अलग से एक ऑथोराइज पर्सनल चेक करके रखो, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करके रखो, देखो कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है. और फिर या फिर मान लो कि कोई कस्टमर है, उसने ही बोला कि उसको नहीं करना है, फिर भी आपने उसका प्रोसेसिंग कर दिया ट्रांजैक्शन का. तो इसके लिए क्या है? जो आपका काउंटर पार्टी है उससे आप कंफर्मेशन लो, चेक करो उसने कंफर्मेशन किया है कि नहीं. और ये सब किसका काम है? बैक ऑफिस का काम है ये सब चेक करना, ठीक है. या फिर मान लो कि कुछ गलत सलत डेटा का हेर फेर कर दिया, अकाउंट में आपने $1000 लोन दिया था बट आपने उसको चेंज करके 100 कर दिया, समझ में आ रहा है. तो ये किस लिए हुआ? इनएक्यूरेट डेटा की वजह से, इनएक्यूरेट डेटा फ्लो इन द सिस्टम. तो इसके लिए एक्सेस दे के रखो, वही प्रिविलेज एक्सेस राइट मैनेजमेंट करके रखो. एक्सेस है ना, नीड टू नो बेसिस में, नीड टू यूज बेसिस में, तो ही वो एक्सेस राइट मैनेजमेंट करके रखो इसके लिए, ताकि सब डेटा का जो है कुछ भी गलत सलत फ्लो ना हो. या फिर मान लो नोस्ट्रो अकाउंट में कुछ इनएक्यूरेट अमाउंट प्रोसेसिंग कर दिया, इनकरेक्ट नोस्ट्रो पेमेंट कर दिया, ठीक है, कुछ पेमेंट कर दिया उल्टा फुल्टा. तो उसके लिए आप क्या करो? नोस्ट्रो अकाउंट का रिकंसिलिएशन कौन करता है? बैक ऑफिस. तो बैक ऑफिस को बोलो ठीक से रिकंसिलिएशन करने, है ना. रिकंसिलिएशंस बाय बैक ऑफिस शुड बी प्रॉपरली डन. तो कुछ भी आप लिख सकते हो इसमें, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं, एनीथिंग यू कैन राइट. तो मतलब ये सब वर्ड्स यूज करने, जैसे मैंने नोस्ट्रो वर्ड बोला, बैक ऑफिस वर्ड बोला, ट्रेडिंग रूम वर्ड बोला,
तो यही सब आपको कंट्रोल्स में भी और रिस्क में भी यूज करना है, ठीक है। तो दैट्स इट। या कोई सिस्टम में जाके कुछ चेंजेस कर दिया, अनऑथराइज्ड सिक्योरिटी सिस्टम कर दिया जाकर, जो कि आपका वो एग्रीमेंट को अबाइड नहीं करता, तो उसके लिए वही सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड ऑल करके रखो। कोई भी मास्टर डेटा को ऑल्टर नहीं कर सकता। कोई भी नया मास्टर डेटा खुलेगा तो उसके पहले, खोलने के पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट से जो है परमिशन लेना चाहिए। तो दीज थिंग्स आर देयर, ओके। इसलिए खोलेगा ना, लोन वोन लेने का दरकार पड़ता है ना कितना बार एक दूसरे से। इंटर कॉर्पोरेट लोन्स के बारे में नहीं सुने हो, तो इसीलिए खोलेगा। जैसे कि हर एक बैंक को कुछ कुछ गाइडलाइंस होता है ना, आरबीआई का इतना रुपया मेंटेन करना ही पड़ेगा, बट वो रुपया शॉर्टफॉल हो जाता है तो उन्हें शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ता है दूसरे बैंक के संग, है ना। फोर्टनाइट लोन लेना पड़ता है, टर्म लोन लेना पड़ता है। अभी वैसे जैसे कोई कस्टमर अप्रोच किया, फॉरेन करेंसी लोन नहीं था तो उसको लेना पड़ेगा दूसरे बैंक से, तो इसीलिए। तो ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट था, इसके अलावा चैप्टर पूरा इजी है। क्रेडिट कार्ड का भी प्रोसेस फ्लो बहुत इजी था। अभी जो मैं आगे करवाने वाली हूँ फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड लोन, उसका प्रोसेस फ्लो क्या है वो भी बहुत इजी है, भयानक वाला इजी है। खाली ये थोड़ा टेक्निकल पार्ट था, वो भी अगर आप ये स्टार्टिंग वाला एग्जाम्पल पूरा समझ जाओगे तो ये भी आपको टेक्निकल नहीं लगेगा, ठीक है। ये सब डीलिंग रूम का ट्रांजैक्शन है जो फ्रंट ऑफिस में होता है। फ्रंट ऑफिस ये सारा डील क्रैक करता है, बेस्ट डील लेकर आता है क्लाइंट से, काउंटर पार्टी से, ब्रोकर के जरिए या ट्रेडिंग सिस्टम के जरिए या टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए या कोई प्राइवेट नेटवर्क के जरिए। और मिडिल ऑफिस फिर चेकिंग करता है ऑथेंटिसिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, कस्टमर का क्रेडिबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट, प्राइसिंग एंड वैल्यूएशन करता है, पोजीशन मैनेजमेंट करता है। पोजीशन मैनेजमेंट मतलब जिसका पोजीशन है वही ये सब करेगा, जिसका ऑथराइजेशन है। बैक ऑफिस में फाइनली रिकंसिलिएशन करता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसका कंफर्मेशन एंड रिकंसिलिएशन। कंफर्मेशन मतलब कि कस्टमर से कंफर्म करवाना कि उन लोग इस डील के लिए रेडी है कि नहीं, शेल वी प्रोसीड विद द डील और नॉट, शेल आई क्लोज द डील और नॉट। और फंड सेटलमेंट मतलब लास्ट में जो होता है रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट, ये सब हो रहा है कि नहीं, अकाउंटिंग एंट्री मारनी। फोबो मतलब समझ गए ना, फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस का रिकंसिलिएशन, नोस्ट्रो अकाउंट का रिकंसिलिएशन चेक करना, सारे गलत सलत एंट्री तो नहीं कर दिए नोस्ट्रो अकाउंट में, तो रिस्क क्या है, नोस्ट्रो अकाउंट में गलत सलत एंट्री हो गया। और एक रिस्क क्या है, फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस का रिकंसिलिएशन ठीक से नहीं हुआ। और एक क्या है कि मैंने गलत से जो है गलती से कोई ऐसा ट्रेडिंग एक्टिविटी कर दिया जो ऑथोराइज ही नहीं है, या कोई कस्टमर का इनअप्रोप्रिएट कंफर्मेशन कर दिया, ऑल्दो कंफर्मेशन जो है कस्टमर्स की तरफ से नहीं आता बट मैंने उसका लोन प्रोसेसिंग कर दिया, या इनअप्रोप्रिएट फंड्स है, ठीक है। देख लो इजी है कि डिफिकल्ट। बोलो भाई, लर्न हुआ क्या कि डिफिकल्ट लग रहा है, बहुत नहीं समझ में आ रहा है? कम ऑन टेल मी, इससे इजी और नहीं हो सकता। मैंने पूरा आराम से इसको फ्लो चार्ट में और पूरा बॉक्सेस एंड ऑल बनाकर समझाया है। आप डायरेक्टली यहीं से पढ़ लेना, आपको अपना बुक से भी पढ़ने का दरकार नहीं है, ठीक है। बोलो। अभी जस्ट नाउ मैंने आपको बोला दो टाइप के लोन होते हैं जो कि आपको बैंक प्रोवाइड कर सकता है, एक फंड बेस्ड और एक नॉन फंड बेस्ड। ये ऑलरेडी पहले ही पढ़ाया हुआ है, जहां पे मैंने सारा फंक्शंस नहीं बताया था कमर्शियल बैंक का। तो बोल रहा है एक फंड बेस्ड लोन है जहां पे आपको पैसे दिए जाएगा लोन के लिए, यानी आपको, आपने सुना है बैंक ओवरड्राफ्ट के बारे में, हैव यू हर्ड अबाउट कैश क्रेडिट, हैव यू हर्ड अबाउट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो वो सारी फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी है। तो क्या क्या बोला मैंने बताओ? टर्म लोन के बारे में बोला, जो टर्म लोन आप लेते हो 2 साल का, 3 साल का, या फिर कैश क्रेडिट फैसिलिटी जो आप लोग लेते हो, ठीक है, या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जो आपको बैंक देता है, बैंक ओडी बोलकर, ठीक है। या फिर इसके अलावा और क्या होता है मुझे बताओ? मैंने बोला डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी तो एक टाइप का लोन ही है जो बैंक आपको दे रहा है। और नॉन फंड बेस्ड फिर क्या होता है? मतलब बिना पैसा दिए भी बैंक आपको लोन दे रहा है, क्रेडिट फैसिलिटी दे रहा है। कोई बता सकता है इसका एग्जांपल? याद है मैंने कुछ बोला था कि अगर मान लो आपको इंपोर्ट करना है फॉरेन कंट्री से, वो जो एक्सपोर्टर है वो बोल रहा है मुझे डर लग रहा है आपको सामान भेजने में, आप लेटर ऑफ क्रेडिट दो मुझे। तो लेटर ऑफ क्रेडिट कहां से लेकर आते हो? कमर्शियल बैंक ही तो देता है,
आपके बिहाफ में गारंटर की तरह एक्ट करता है, और फिर बैंक गारंटी, मैंने उसका स्पेसिमेन भी आपको दिखाया था, वहां पे क्या हो रहा है, दे आर द कॉन्टिजेंट लायबिलिटी विच में क्रॉप अप इन फ्यूचर. So there's a contingent asset and a contingent liability involved in the transaction. They are not the present liability or asset is being created. फ्यूचर में अगर नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, डिनायल ऑफ सर्विसेज होता है, किससे, ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर ऑफ द बैंक, then only those liability creeps in future. So basically they are talking about letter of credit and bank guarantee. ठीक है, तो अब बोल रहे हैं ये दोनों के लिए क्या प्रोसेस है. अगर मान लो कि कस्टमर को कोई टर्म लोन चाहिए, या मान लो एक बैंक ओडी फैसिलिटी चाहिए, तो इसके लिए क्या प्रोसेस फ्लो है, क्या करना क्या होगा. सबसे पहले आपको पता है रिलेशनशिप मैनेजर के पास जाना होगा. मान लो कि आपका एक कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है, आपका ना वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए आपको बैंक ओडी का दरकार है. तो अब आप क्या करें, अपने रिलेशनशिप मैनेजर के पास गए, नियरेस्ट ब्रांच के आरएम के पास विजिट किए, या फिर आजकल आपको तो पता है कितनी बार आजकल आपके पास सामने चलाकर बैंकर लोग का फोन आता है कि आपको ये वाला लोन चाहिए क्या, हम लोग ये लोन दे रहे हैं, वो लोन दे रहे हैं, ये टर्म लोन ले लीजिए 5 साल का, बहुत फायदेमंद है. तो या तो कस्टमर खुद बैंक के पास जाता है लोन के लिए, या बैंक खुद चलाकर अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को ढूंढता है लोन के लिए. क्योंकि लोन करना, लोन देना और लोन लेना, यही तो बिजनेस का धंधा है. तो जितने जन को लोन देगा उतना उसका इंटरेस्ट आएगा, उतना उसका प्रॉफिट बनेगा. समझ में आ रहा है. तो बैंक लोन देकर कोई एहसान नहीं कर रहा आपको, तो उससे आप रिटर्न में इंटरेस्ट दे रहे हो. सो बैंक का पोटेंशियल कस्टमर ही तो होगा जो आदमी लोन ले रहा है बैंक से. तो बेसिकली रिलेशनशिप मैनेजर जो होते हैं ना, वो खुद अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को ढूंढते हैं लोन देने के लिए, और उनको बताते हैं अलग अलग लोन का क्या क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, क्या क्या टर्म ऑफ टेन्योर रहेगा, क्या क्या मैच्योरिटी पीरियड रहेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और एक बार पोटेंशियल कस्टमर हाँ कर दिया कि उसे लोन चाहिए, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, आप खुद सोच के बताओ, मैं नहीं बताऊंगी. रिलेशनशिप मैनेजर क्या मांगेगा उससे, कम ऑन टेल मी. रिलेशनशिप मैनेजर क्या मांगेगा, बताओ क्या मांगेगा. इतनी बार मैंने आपको पढ़ाया है, क्या मांगेगा आरएम. आरएम बैंक से, आरएम अपने कस्टमर से क्या मांगेगा, क्या दो, बोलेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरो लोन का और उसके साथ और एक चीज करो. क्या, आई वॉन्ट द आंसर, कम ऑन टेल मी. अरे बताओ भाई क्या मांगेगा, हाँ बताओ. केवाईसी, वेरी गुड, नो योर कस्टमर डॉक्यूमेंट. बोलेगा ना केवाईसी डॉक्यूमेंट आप फाइल करो. फिर वो केवाईसी डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, और चेक करने के बाद किसको फॉरवर्ड कर देगा, क्रेडिट टीम को, जो क्रेडिट रिस्क टीम बैठा रहता है. क्रेडिट रिस्क बैंक क्रेडिट टीम होता है ना, क्रेडिट टीम को फॉरवर्ड करेगा देखने के लिए कि ये कस्टमर को कितना लोन सैंक्शन करना है, इसका ड्रॉइंग पावर कितना है, बैंक ओडी कितना का देना है नहीं देना है. तो फिर वो क्रेडिट टीम उसका डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेगा, उसका क्रेडिट वर्दीनेस को देखेगा. और आपको पता है जब भी कोई बैंक ओडी देता है ना, ऐसे नहीं देता, उसका कोई प्रॉपर्टी के रिटर्न में देता है, उसका प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन करता है. जैसे मान लो कि आपका घर है, उसके अगेंस्ट आपको बैंक ओडी दे रहा है, तो घर का आके जाके वैल्यूएशन करेगा क्रेडिट टीम, और उस देखेगा कि आपका वैल्यूएशन के हिसाब से आपका इतना लोन है जो वो सैंक्शन होगा. इसके बाद एक सैंक्शन लेटर बनता है, फिर वो सैंक्शन लेटर कस्टमर को भेजा जाता है कि इतना लोन सैंक्शन हुआ है, इतना इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसका टर्म्स एंड कंडीशंस ये है. फिर वो सैंक्शन लेटर जो है वो साइन करता है कस्टमर. वंस कस्टमर एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द सैंक्शन लेटर, फिर वो सैंक्शन लेटर क्रेडिट टीम क्या करता है, ध्यान से सुनना. क्रेडिट टीम वो सैंक्शन लेटर को लेकर एक सर्टिफिकेट प्रिपेयर करता है. सर्टिफिकेट का नाम है प्री डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट. लोन को अब तैयार करना है सेंड करने के लिए, डिसबर्स करने के लिए, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ रहता है कि क्या लिमिट्स होगा लोन का, क्या क्या फैसिलिटीज अलाउड है कस्टमर को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. और वो सर्टिफिकेट प्रिपेयर करने के बाद डिसबर्समेंट टीम को भेज देता है. याद नहीं है मैंने बोला था एक लेंडिंग ऑपरेशनल टीम होता है, तो वही लोन डिसबर्समेंट टीम हो गया. लोन डिसबर्समेंट टीम को भेज दिया. अब लोन डिसबर्समेंट टीम का जिम्मेदारी है कि वो कस्टमर को लोन का अमाउंट जो है दे देगा. सारा सर्टिफिकेट को वेरीफाई करेगा, कस्टमर का अकाउंट क्रिएट करना, फिर अकाउंटिंग एंट्री मारना. जैसे कि मास्टर लेजर क्रिएट करेगा ना, क्या क्या चीज का मास्टर लेजर, कस्टमर अकाउंट, लोन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, ये सारे मास्टर लेजर क्रिएट करेगा, सारे अकाउंटिंग एंट्री पास करेगा सर्टिफिकेट के हिसाब से. और फिर फाइनली एक बार लिमिट ये हो गया प्रोसेस, फिर लिमिट असाइन कर देगा, कस्टमर का अकाउंट खुल जाएगा ना उस बैंक में. फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक का ओडी है, तो कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा. क्या एंट्री पास किया जाएगा, लोन के लिए कस्टमर का अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा ना. कस्टमर का बैलेंस बढ़ाना है अपने बैंक में, कस्टमर के अकाउंट में रुपया डालना है, तो कस्टमर अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा. तो लोन अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट. समझ में आ रहा है. और जब लोन रिपेमेंट हो जाएगा 5 साल बाद, मान लो बंदे ने लोन रिपे कर दिया, तो एंट्री रिवर्स हो जाएगा सेटलमेंट ऑफ लोन में. तब एंट्री क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा. कस्टमर अकाउंट डेबिट कर देंगे और टू लोन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे. और बीच में इंटरेस्ट का पेमेंट जो होता है वो तो होगा ही. इंटरेस्ट पेमेंट किससे लोगे, कस्टमर अकाउंट से लोगे, तो कस्टमर का अकाउंट कम हो जाएगा. कस्टमर अकाउंट डेबिट कर दोगे, टू इंटरेस्ट चार्जेस कर दोगे. इंटरेस्ट आपका इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा. तो ये सब जर्नल एंट्री पास करना है. बताओ इजी है कि डिफिकल्ट.
मैंने आपको 3-4 जर्नल एंट्री बोला, क्या क्या बोला, ये मास्टर लेजर में क्योंकि ये दिया हुआ अलग से क्या क्या एंट्री पास होता है, मैंने आपको क्या बोला, मास्टर लेजर क्या क्या चीज का क्रिएट होगा, कस्टमर का, लोन का, इंटरेस्ट का। तो पहला एंट्री क्या मारेगा, लोन एंट्री करने के लिए क्या मारेगा बताओ, लोन अकाउंट डेबिट, ठीक है, और कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया, जिस कस्टमर को आप लोन दे रहे हो, सो टू कस्टमर्स अकाउंट क्रेडिट, उसके अकाउंट में बैलेंस चला गया ना। और फिर उसके बाद क्या कर रहा है बैंक, ये हो गया जब लोन दिया, और जब रिवर्सल करना है, ठीक है, लोन रीपेमेंट हो रहा है, वापस से लोन चुकाया जा रहा है, तब उस समय क्या हो रहा है, कस्टमर का अकाउंट को वापस डेबिट कर दो। अब कस्टमर बोल रहा है मुझे नहीं चाहिए फैसिलिटी, ओडी फैसिलिटी, तो आप रिवर्स कर दोगे एंट्री, इसका एंट्री को क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे ना। और इस दौरान बीच में इंटरेस्ट एंड ऑल का रीपेमेंट होता है, इंटरेस्ट देता है, तो इंटरेस्ट किससे लेते हो, कस्टमर के अकाउंट से तो चार्ज हो जाता है, कस्टमर का अकाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट कर दोगे, तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू आपको इंटरेस्ट की, आपके लिए इनकम है तो इंटरेस्ट अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब मान लो कि एक संग आपको क्या करना है, सारा इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करना है। सो इन दैट केस क्या हो रहा है, जैसे सपोज करो पूरा 5 साल का इंटरेस्ट 5 करोड़ रुपए एक्रू हो रहा है, बट कस्टमर से तो इनिशियल फर्स्ट ईयर में आप 1 ही करोड़ लोगे, 5 साल में डिवाइडेड है वो इंटरेस्ट, तो बाद बाकी अगर मुझे पूरा 5 ईयर आज ही रिकॉर्ड करना है तो क्या हो जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट बोलकर डेबिट कर दोगे, एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, है ना, क्योंकि ये आपका असेट हो गया, ये आपको मिलना है 4 साल के अंदर, और फिर जैसे जैसे आपका होते जाएगा आप उसको करते जाओगे, ठीक है। तो ये सारे अकाउंटिंग एंट्रीज है जो पास करना है। बताओ इजी और डिफिकल्ट, इजी और डिफिकल्ट, वेरी इजी। तो हमें क्या क्या स्टेप्स करना है, सबसे पहले बताओ, अगर मैं इसका एक फ्लो चार्ट बनाऊं बिजनेस प्रोसेस का, तो वो फ्लो चार्ट कैसा दिखाई देगा। अच्छा ये कौन से लोन का बात हो रहा है, फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी का बात हो रहा है, अभी नॉन फंड का बात नहीं हो रहा है, उसका मैं बाद में बताऊंगी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा बताओ, सपोज करो इसका अगर हम लोग डिस्कशन करें, सबसे पहले क्या होने वाला है, रिलेशनशिप मैनेजर क्या करेगा, अपने कस्टमर्स को बुलाएगा, समझ में आ रहा है। सो आइडेंटिफाई योर कस्टमर, अपने प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को देखेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर बाय रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है। फिर रिलेशनशिप मैनेजर अपने कस्टमर को देख लिया, समझ लिया, अब उसको क्या बोलेगा कि आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भर दो और डॉक्यूमेंट दे दो, केवाईसी डॉक्यूमेंट, ठीक है। सो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और वही लोन एप्लीकेशन फॉर्म ये रिसीव करेगा ना, आरएम को चेक करेगा, ठीक है, आरएम चेक्स, रिसीव हुआ कस्टमर से, फिर उसका चेकिंग होगा, प्रोसेसिंग होगा, ये सब डॉक्यूमेंट जो दिया है कस्टमर ने, इसका केवाईसी डॉक्यूमेंट ये सब ठीक है कि नहीं, और ये सब ठीक है कि नहीं जानने के बाद आरएम किसको फॉरवर्ड कर देगा, आरएम फॉरवर्ड्स ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स एंड एवरी प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, लोन प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट किसको, क्रेडिट रिस्क टीम को ना। तो अब उसके बाद किसका फंक्शन इनएक्टिवेट हो जाएगा, क्रेडिट रिस्क टीम, एक्टिवेट किसका हो जाएगा, क्रेडिट रिस्क टीम आ जाएगा। अब क्रेडिट रिस्क टीम क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा उसका सैंक्शन लिमिट कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो वही असेसमेंट करेगा, रिस्क असेसमेंट। तो क्रेडिट टीम क्या करेगा, सैंक्शन लिमिट देखेगा कस्टमर का, फिर उसके बाद उसका क्रेडिट वर्दिनेस चेक करेगा, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेगा, ठीक है, क्रेडिट वर्दिनेस इज बीइंग चेक्ड, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब चेक किया जाएगा ना अपने क्लाइंट का, कस्टमर का, जिनको लोन चाहिए। फिर उसके बाद क्या होगा, सैंक्शन लेटर एक तो बनाएगा, यहाँ पे 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आ गया, सैंक्शन लेटर और वो सर्टिफिकेट वाला बात, ठीक है। फिर सैंक्शन लेटर किसको भेज दिया जाएगा, सैंक्शन लेटर सेंड टू कस्टमर, फिर कस्टमर क्या करेगा, सैंक्शन लेटर को क्या करेगा, साइन करेगा, साइंड बाय कस्टमर, एंड वंस साइन, कस्टमर ने अप्रूवल दे दिया, सैंक्शन लेटर को साइन कर दिया, तब उसके बाद क्या करेगा, क्रेडिट टीम सर्टिफिकेट प्रिपेयर करेगा। तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया बताओ, क्रेडिट टीम क्या करेगा बताओ, क्रेडिट टीम सर्टिफिकेट प्रिपेयर करेगा ना, क्या चीज का सर्टिफिकेट बताओ, मैंने आपको बताया था क्या चीज का सर्टिफिकेट, पीडीसी का, ठीक है। क्रेडिट टीम प्रिपेयर्स डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट, प्री डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट, उसमें सारे टर्म्स कंडीशन सब कुछ लिखे रहेंगे, और फिर ये सर्टिफिकेट किसको दे देगा, डिस्पैच टू लोन डिसबर्सल टीम, डिसबर्समेंट टीम। फिर लोन डिसबर्समेंट टीम को जैसे ये सर्टिफिकेट मिलेगा उसको वेरीफाई करेगा, एंड ऑल करेगा, और फिर उसके बाद अकाउंटिंग एंड ऑल करना स्टार्ट कर देगा, अकाउंटिंग एंट्रीज मारेगा और लोन सैंक्शन हो जाएगा, ठीक है। लिमिट खोल देगा कस्टमर का अपने बैंक में, ओडी लिमिट खोल देगा कस्टमर का अपने बैंक में, समझ में आ रहा है, जो डिसबर्समेंट टीम करेगा। तो ये पूरा प्रोसेस क्लियर है,
सब एक दूसरे से रिलेटेड है। अब बोल रहा है जो अकाउंटिंग एंट्री मारेगा, किस टाइप का अकाउंटिंग एंट्री मारेगा, ठीक है, मास्टर लेजर क्रिएट करेगा। तो अपने बुक्स में अकाउंटिंग एंट्री कैसे मारेगा, अकाउंटिंग एंट्री कौन मारे, सब वो डिसबर्समेंट टीम मार रहा है, ठीक है। तो लेजर क्रिएट करेगा, सब लेजर, क्लियर। ये फाइनेंशियल सिस्टम में अपने जाकर, जैसे ईआरपी का सॉफ्टवेयर, टैली का सॉफ्टवेयर, वहां गया, वहां पर अब सब लेजर क्रिएट किया, लोन लोन का, कस्टमर का, क्या क्या लेजर्स क्रिएट करेगा बताओ, लोन का, कस्टमर का, इंटरेस्ट का, ये सब का लेजर्स क्रिएट होगा। एकदम इजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कस्टमर्स का मास्टर लेजर क्रिएट हो रहा है, लोन का मास्टर लेजर क्रिएट हो रहा है, इंटरेस्ट का मास्टर लेजर क्रिएट हो रहा है, और एक्रूड इंटरेस्ट का हो रहा है। तो ये 3-4 चीज हो जाएगा क्रिएट, क्लियर। सब मास्टर लेजर क्रिएट है। फिर अकाउंटिंग एंट्री आपको पता ही है क्या होगा, लोन को सैंक्शन करने के लिए अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा बताओ, लोन को सैंक्शन करने के लिए अभी मैंने आपको बोला क्या चीज डेबिट होगा, क्या चीज क्रेडिट होगा, कम ऑन टेल मी। जब लोन को सैंक्शन करोगे तो अब यह 3-4 एंट्री पास होगा। लोन सैंक्शन में, जब लोन सैंक्शन करो, क्या क्या चीज डेबिट करोगे, क्या चीज क्रेडिट करोगे, पैसा किसके अकाउंट में जा रहा है, कस्टमर के अकाउंट में, तो कस्टमर का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और लोन का अकाउंट डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोन सैंक्शन के लिए क्या एंट्री मारोगे बताओ, लोन अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट क्रेडिट, डन। लोन सैंक्शन हो गया। आप इंटरेस्ट पेमेंट के लिए क्या एंट्री मारोगे बताओ, इंटरेस्ट अकाउंट के लिए कस्टमर अकाउंट को डेबिट करवाओगे ना, तो इंटरेस्ट में क्या क्या एंट्री होगा बताओ, इंटरेस्ट के लिए इंटरेस्ट अकाउंट को क्या करोगे, क्रेडिट, और कस्टमर अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट। तो इंटरेस्ट का अकाउंटिंग एंट्री हो गया, ठीक है। सो कस्टमर अकाउंट डेबिट, या आप एक्रूड इंटरेस्ट भी बोल सकते हो अगर आपने उसको अभी रिकॉग्नाइज करना है पूरा इंटरेस्ट को, तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट, ओके, ठीक है। तो एक्रूड इंटरेस्ट भी क्या हुआ बताओ, ये भी डेबिट हो गया, क्लियर। तो इस तरह से सारे एंट्रीज पास करना, और फिर फाइनल सेटलमेंट जब हो रहा है, लोन रीपेमेंट हो जा रहा है या ओडी फैसिलिटी को आप हटा रहे हो, तो वापस से कस्टमर के अकाउंट को क्या कर दोगे, जितना भी बैलेंस दिया था वापस ले लोगे, डेबिट कर दोगे उसको, और लोन अकाउंट क्लोज कर दोगे, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा, क्लियर है। तो अब उसमें क्या होगा, फिर लोन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और ये डेबिट हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारा अकाउंटिंग फ्लोज है। बताओ इजी है कि नहीं है फ्लो चार्ट, बहुत इजी है, कुछ था ही नहीं। तो पहले कस्टमर को आइडेंटिफाई किया, फिर केवाईसी डॉक्यूमेंट, फिर उसको फॉरवर्ड किया रिस्क टीम को, फिर उसके बाद रिस्क टीम ने सैंक्शन लिमिट जो है वो चेक किया, क्रेडिट वर्दनेस चेक किया, और एक सैंक्शन फॉर्म भरवाया, लेटर भरवाया, लेटर को साइन करवाया कस्टमर से, फिर कस्टमर ने साइन किया, फिर वो साइन करने के बाद ये सर्टिफिकेट प्रिपेयर करता है, डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट, लोन डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट, फिर उसको भेज दिया जाता है लोन डिसबर्समेंट टीम को, वो फिर अकाउंटिंग एंट्रीज एंड ऑल मारता है। अब अकाउंटिंग एंट्री में ये 3-4 मास्टर लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, कस्टमर अकाउंट, लोन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट, एक्रूड इंटरेस्ट, और फिर सबका एंट्रीज मारेगा। तो फटाफट ये वाला फ्लो चार्ट आप बना लो मेरे साथ साथ, वेरी क्विकली ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट, कम ऑन ड्रॉ दिस फ्लो चार्ट। तो ये हो गया मेरा फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटी, इसका बिजनेस प्रोसेस फ्लो। अपने आप बनाओ ये वाला पूरा फ्लो चार्ट, बहुत ईजी है। तो यहाँ पे कौन कौन आ गया, रिलेशनशिप मैनेजर आ गया, ठीक है, और फिर उसके बाद कस्टमर्स का रोल आ गया, उसके बारे में लिखना है, क्रेडिट रिस्क टीम जो है उसके बारे में लिखना है, और लास्ट में डिसबर्समेंट टीम, लोन डिसबर्समेंट टीम। बहुत इजी है, बस दो ही चीज याद रखना है यहाँ पे, एक सैंक्शन लेटर और ये डिसबर्समेंट वाला, डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट, प्री डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, दैट्स इट। चलो बना लो अपने आप। सारा एंट्री भी मारो अपने आप, एंड्रॉइड अकाउंटिंग एंट्रीज मारो और ये बना लो अपने आप।
हो जाए तो मुझे बताना, अपने आप ये हाथ से बनाकर करो, नहीं तो दिक्कत होगा। ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, अपने आप करो इसको। डन। पहले ये फ्लो चार्ट बना लेना, फिर उसके बाद अकाउंटिंग एंट्री दिखा देना, ये अकाउंटिंग एंट्री फिर ऊपर में दिखा देना तो क्या क्या अकाउंटिंग एंट्री पास किया। ये पूरा क्या है, स्टेटमेंट है। ये सब लेजर जो क्रिएट किया, कहाँ पे किया, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाकर, बुक्स ऑफ अकाउंट, सॉफ्टवेयर में, जो सॉफ्टवेयर आपका कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर। आरएम आपको पता है, रिलेशनशिप मैनेजर, सैंक्शन लिमिट, क्रेडिट वर्दिनेस, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब मतलब अपने आप लिखना है, वर्ड टू वर्ड मेरा भी नहीं लर्न करना, आपको पता है। आपको खाली कीवर्ड्स याद रखना है, जैसे प्री डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट, सैंक्शन लेटर, रिलेशनशिप मैनेजर, ठीक है, क्रेडिट रिस्क टीम, खाली कीवर्ड्स याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? बताओ फटाफट, वेरी क्विकली। अब उसके बाद वाला जो चार्ट है ना, जिसमें नॉन फंड बेस्ड है, वो भी पूरा डिटो सेम है, खाली वहाँ अकाउंटिंग एंट्रीज अलग है, बाद बाकी पूरा सेम है, पूरा सेम। खाली वहाँ अकाउंटिंग एंट्रीज अलग होगा, क्योंकि अभी तुरंत कस्टमर को पैसा नहीं देना है या लेना है, तो वहाँ कॉन्टेंजेंट एसेट और कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी बोल के क्रिएट होगा। हो गया, डन टिल हियर। चलो अब मेरे साथ साथ ही बना लो नेक्स्ट वाला प्रोसेस फ्लो। हेडिंग दो, प्रोसेस फ्लो फॉर नॉन फंड क्रेडिट फैसिलिटी। यानी मान लो आप किसी को बैंक गारंटी दे रहे हो या कोई लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहे हो, तब उसका प्रोसेस फ्लो कैसा रहेगा। नॉन फंड लोन ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है, नॉन फंड बेस्ड लोन, नॉन फंड बेस्ड लोन, नॉन फंड बेस्ड लोन और क्रेडिट फैसिलिटी, तो आप कैसे करोगे ट्रांजेक्शन। तो वही यहाँ पे भी सब सेम स्टेप्स है, अपने आप बताओ क्या क्या स्टेप्स होगा। सबसे पहले बताओ, लिखते जाओ, चलो बताओ स्टेप 1 क्या होगा। आइडेंटिफाई करो, अपने कस्टमर को ढूंढो, या कस्टमर आपको ढूंढेगा, या तो आपको कस्टमर अप्रोच करेगा या आप कस्टमर को अप्रोच करोगे। सो बेसिकली रिलेशनशिप मैनेजर का काम है, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजर क्या कर रहा है, अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर रहा है। पहला स्टेप लिख लिया, अब बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। कस्टमर मिल गया, मुर्गा फंस गया, अब उसके बाद क्या करेगा बताओ। उसके बाद क्या करेगा, डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। मुर्गा को क्या बोलेगा, अपना डॉक्यूमेंट दे दो, है ना, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम कस्टमर। अब अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है और उसके लिए आप लेटर ऑफ क्रेडिट दे रहे हो, तो और भी केवाईसी डॉक्यूमेंट के अलावा भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स के डिटेल्स मांगेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिल, इनवॉइस, सब कुछ सारा डिटेल्स मांगेगा कि कर रहे हो ना ये सब, ठीक है। और फिर फाइनली ये डॉक्यूमेंट्स को चेक करके वैल्यू करके क्या करेगा, इसको फॉरवर्ड कर देगा क्रेडिट रिस्क टीम,
तो अब नेक्स्ट कौन आ जाएगा? वही क्रेडिट रिस्क टीम। वो क्या करेगा? चेक्स, सैंक्शन लिमिट कितना होना है, कस्टमर का फिनेंशियल पोजीशन कैसा है, सैंक्शन लिमिट, कस्टमर्स क्रेडिट वर्दिनेस, फाइनेंशियल पोजीशन, ये सब चेक करेगा ना क्रेडिट रिस्क टीम। ठीक है, इसको चेक करने के बाद क्या करेगा क्रेडिट रिस्क टीम? बताओ। सैंक्शन लेटर बनाकर भेज देगा कस्टमर को। तो वही सब चीज तो है भाई वापस। अब कस्टमर क्या करेगा? कस्टमर साइन कर देगा, साइंस सैंक्शन लेटर, सेम है, पूरा पूरा सेम है। फिर सैंक्शन लेटर साइन करने के बाद क्या होगा बताओ आप? क्रेडिट टीम क्या करेगा? क्या प्रिपेयर करेगा? सर्टिफिकेट। याद है ना, बोला था क्रेडिट टीम क्या प्रिपेयर करेगा? सर्टिफिकेट। तो अगर कस्टमर सैंक्शन को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर क्रेडिट टीम क्या करेगा बताओ? अगर नहीं करता है तब तो क्या होगा? एंड, वही खत्म। और अगर कर लेता है तो ये होगा। क्रेडिट टीम क्या प्रिपेयर करेगा? पीडीसी, है ना। और फिर उसके बाद पीडीसी टीम को डिस्पैच कर देगा। क्लियर। और फिर फाइनली पीडीसी टीम क्या करेगा? अकाउंटिंग एंट्री मारेगा। पीडीसी क्या करेगा? ये जो टीम है ये क्या करेगा? अकाउंटिंग एंट्री एंड ऑल करेगा, है ना। मास्टर लेजर्स क्रिएट करेगा, डिसबर्समेंट टीम का जो काम होता है जो मैंने आपको बोला। तो अब इसमें क्या होगा? इसमें भी लेजर्स क्रिएट करना होगा। तो वैसे ही फिनेंशियल स्टेटमेंट में जाकर सब लेजर्स क्रिएट करेगा। क्या क्या सब लेजर्स होगा अब आप बताओ इसमें? अभी तुरंत कस्टमर के अकाउंट डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं हो रहा है, क्या क्या लेजर्स क्रिएट होगा? चार मास्टर्स क्रिएट होगा। कॉन्टिजेंट असेट, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। अच्छा, क्योंकि लोन अभी कुछ इंस्टेंटली दिया नहीं है तो आपको लगता है इंटरेस्ट मिलेगा बैंक को? नहीं, तो बैंक को कुछ तो मिल रहा होगा तभी वो ये सब इतना माथापच्ची कर रहा है। कमीशन लेता है इसके लिए बैंक। इंटरेस्ट तो नहीं मिलेगा क्योंकि कोई लोन नहीं दे रहा है, इसके लिए बैंक क्या लेगा? कमीशन। तो 4 मास्टर लेजर खुलेगा। एक तो कस्टमर का अकाउंट खुलेगा। अगर कस्टमर का अकाउंट ही नहीं है तो आप उसको थोड़ी दे दोगे लेटर ऑफ क्रेडिट एंड ऑल। फिर उसके बाद कॉन्टिजेंट असेट, है ना। और क्या खुलेगा बताओ? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिजेंट असेट, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। और एक क्या होगा बताओ? कमीशन। वहां इंटरेस्ट था, यहाँ पे क्या होगा? कमीशन। क्लियर। तो ये सब खुलेगा। अब एंट्री मारो, वही 4-5 तो एंट्री जो मैंने बोला था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चीज का एंट्री होगा बताओ? सबसे पहले जैसे ही आप उसका एंट्री कर रहे हो कि आपको बुक करना है, बुक कर रहे हो उस लेटर ऑफ क्रेडिट को, तो बुकिंग करने के लिए क्या एंट्री मारोगे? कॉन्टिजेंट असेट डेबिट टू कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। फ्यूचर में हो सकता है, अभी तो कुछ नहीं है, तो ये एंट्री मार दोगे। फिर उसके बाद कमीशन अगर आपको रिसीव करना है, कमीशन तो मिलेगा ही बैंक को, इसके लिए तो बैंक किससे लेगा? कस्टमर से। तो कस्टमर को डेबिट कर देगा। तो कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। कमीशन उसका क्या हो गया? इनकम हो गया, तो क्रेडिट होगा कमीशन रिसीप्ट के ऊपर। ठीक है। और फिर उसके बाद फाइनली रिवर्सल। मान लो कि उसको मिल गया सब कुछ, पैसा भी दे दिया, एक्सपोर्टर खुश हो गया, अब लेटर ऑफ क्रेडिट का कोई काम नहीं है, तो एंट्री को रिवर्स कर दोगे। तब क्या करोगे? कॉन्टिजेंट लायबिलिटी डेबिट टू कॉन्टिजेंट असेट। एंट्री रिवर्स हो गया, दैट्स इट, हो गया। कुछ था ही नहीं इसमें, खत्म। डेटा को हम लोगों ने फीड कर लिया सिस्टम में, बस दैट्स इट। तो ये हो गया मेरा एंट्रीज जो मारना है आपको। दिखा दो एंट्री मार के। एग्जाम में पूरा पूरा एंट्री लिखना, CON मत लिखना, कॉन्टिजेंट असेट टू कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, इस तरह से। बताओ डिफिकल्ट और इजी, डिफिकल्ट और इजी। अब इसके ऊपर भी रिस्क और कंट्रोल दिया। रिस्क कंट्रोल वही सेम जो क्रेडिट कार्ड हो वो सबका किया था ना, जो मैंने बोला था क्रेडिट लाइन सेटअप इज अनऑथराइज्ड। सबसे पहला लाइन तो यही बोला था, नॉट इन अकॉर्डेंस विद द बैंक्स पॉलिसी। तो उसके लिए मैंने क्या बोला था? वही नेटवर्थ चेक करो, क्रेडिट वर्दिनेस चेक करो, क्रेडिट कमिटी को ठीक से चेक करना चाहिए था ये सब। या फिर इंटरेस्ट जो है वो इनअप्रोप्रिएटली चार्ज हो गया तो उसके लिए ऑटोमेशन करके रखो, या कोई एंट्री रिवर्सल हो गया। ठीक है, तो वही सब चीज है, वही सेम, सारा सेम लिख देना। ये जो जर्नल एंट्रीज मैंने मारा ना, आपके बुक्स में कैसे दिखाया हुआ है? ये जो चार्ट तो मैंने लेजर बनाया है, इसी में डेबिट क्रेडिट लिख कर दिखा दिया है। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो। आई विल शो यू बोथ।
ये क्या सिंपल तरीका है याद रखने का, और उसको आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेट वे में करना है तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में नहीं दिखाया था, ये वाले में मैंने आपको दोनों दिखाया था, देखो ऐसे डेबिट क्रेडिट करके, तो ये मैंने इसलिए लिख दिया ना ताकि आपको एग्जाम्स में याद रहे, आप कंफ्यूज ना हो जाओ। रेस्ट आप उसको वैसे भी कर सकते हो फ्लो चार्ट को। और ये सब फ्लो चार्ट को ना कनेक्ट कर देना, कनेक्ट नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। स्टेप्स फ्लो चार्ट है ना, सो फ्लो चार्ट इज ऑलवेज कनेक्टेड, सो डोंट फॉरगेट टू शो द एरोस, कौन सा एरो कहाँ से निकल रहा है। फिर ये अकाउंटिंग एंट्रीज भी, ये पूरा ऊपर ऐसे एरो कनेक्ट कर देना। अकाउंटिंग एंट्रीज आपने ये मारा ना, तो ये यहाँ पे ये सब अकाउंटिंग एंट्रीज हो रहा है। हमेशा याद रखना फ्लो चार्ट को एक दूसरे से कनेक्ट कर देना, ठीक है। फाइनेंशियल सिस्टम में गए, सब लेजर्स क्रिएट किए, ये डिफरेंट डिफरेंट सब लेजर्स मैंने क्रिएट किया चार्टों, फिर चारों में मैंने अकाउंटिंग एंट्रीज मारी। बहुत इजी है ये वाला चैप्टर। और देखो यहाँ पे भी तो वही सब चीज हो रहा है जो हम लोगों ने क्रेडिट कार्ड और उसमें किया था, कासा में सेम ही चीज तो हो रहा है, खाली बस यहाँ पे एक सैंक्शन लेटर वर्ड एक्स्ट्रा है और प्री डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा, बाद बाकी पूरा सेम है। खाली ये पूरा पांचों टॉपिक में एक चीज अलग था, ट्रेजरी का वर्क, क्योंकि वहाँ पे ट्रेडिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो रहा था, और वो भी इजी अगर आप ध्यान से मेरी लेक्चर को सुने होगे तो। 3 ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस, बैक ऑफिस। फ्रंट ऑफिस बेसिकली कौन सा हो गया, डीलिंग रूम हो गया, जहां वो डील को कैप्चर कर रहा है, काउंटर पार्टीज को देख रहा है। ठीक है। और फिर वहां पे एक दो टर्म्स याद रखना, जैसे बोला उसका आपको एग्रीमेंट चेक करना पड़ेगा कि वो एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर है कि नहीं। किसके एग्रीमेंट को, इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन एग्रीमेंट को, ठीक है। और फिर वहां पे वो सब बोलना पड़ेगा, रिकंसिलिएशन, नोस्ट्रो अकाउंट वर्ड, ये सब भी लिख दोगे ऐसे ही एग्जामिनर पागल हो जाएगा, बोले नोस्ट्रो लिखा है, बाप रे बच्चा नोस्ट्रो लिखा है, ये तो पूरा EIS पढ़कर आया अच्छे से, गजब का। नोस्ट्रो वर्ड ये सब ब्रह्मास्त्र है, ये सब वर्ड यूज करना, नोस्ट्रो वर्ड, रिकंसिलिएशन, FOBO, फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस रिकंसिलिएशन, ये सब वर्ड यूज करोगे ऐसे ही इंप्रेशन बन जाएगा, फिर कुछ भी लिखो मार्क्स मिलना ही मिलना है। कीवर्ड्स बस याद रखना है, ये सब किसी को नहीं पता, नोस्ट्रो क्या होता है, FOBO क्या होता है, फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस रिकंसिलिएशन, वेरी इजी है ना। एंड देन दैट एग्रीमेंट, उसका नाम इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव, ठीक है, एसोसिएशन। बोलो ये सारा एंट्रीज मारा कि नहीं मारा? Are we through with all the entries? Yes or no? Come on, tell me. अच्छा, बैक ऑफिस में क्या लिखोगे बताओ? रिकंसिलिएशन के बारे में, फोबो नोस्ट्रो ये सब के बारे में, और फिर उसके बाद पोजीशन मैनेजमेंट के बारे में, और कंफर्मेशन के बारे में, ये 3 चीज लिखना है। और एक चीज वहां पे ऐड कर लो, क्योंकि अभी रिसेंटली ऐड हुआ है, STP के बारे में, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। तो बोलेगा एक नया चीज जो हाल ही में बैक ऑफिस के ऑपरेशंस में आया, आंसर इज स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, जिसको हैंड्स ऑफ भी बोलते हैं, लिख लो वहां पे बैक ऑफिस में जाके, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। जहां मैंने लिखा था ना बैक ऑफिस का सारा फंक्शंस, हाँ ये रहा, यहाँ पे एक 5 पॉइंट लिख लो, ऐड कर लो कि नया एडवेंट हुआ है इसका, एग्जाम में अलग से, क्योंकि MCQ में भी आ सकता है ना कि एक नया ऑप्शन बताओ जो बैक ऑफिस आजकल परफॉर्म करता है, बोलोगे STP। कुछ नहीं है, ये बोल रहा है कि कस्टमर का जितना भी डिटेल्स है ना, उसका वो एक्सटर्नल कंफर्मेशन करता है, एक्सटर्नल सोर्सेज से मिलाकर देखता है कि कस्टमर का सारा कंफर्मेशन ठीक है कि नहीं, तो इसको बोला गया STP, स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, ठीक है। तो एक्सटर्नल सोर्सेज से वेरीफाई करता है सारे इंटरनल रिकॉर्ड्स को कस्टमर के, तो इसको बोला जाता है STP। क्या बोला जाता है बताओ? STP, ठीक है, जिसको बोला जाता है हैंड्स ऑफ एक्सेप्शन प्रोसेसिंग। वही कंट्रोल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए ये सब लाया गया, क्लियर है, दैट्स इट। और मतलब तुरंत चेकिंग होता है, रियल टाइम बेसिस में चेकिंग होता है, ठीक है। तो बस ये वर्ड याद कर लेना, दैट्स इट। अब जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया, ओके, एग्जाम में क्वेश्चन आया कि बिजनेस प्रोसेस फ्लो लिख कर आना है, सो इन दैट केस आपको वेरी क्विकली 4 to 5 पॉइंट्स में पहले आपको पूरा प्रोसेस फ्लो समझाना पड़ेगा, और उसके बाद फ्लो चार्ट भी बनाना पड़ेगा। अगर मान लो 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया और इसमें से एक क्वेश्चन आता है बिजनेस प्रोसेस फ्लो कोई का भी बनाने, फ्लो चार्ट दिखाने, या सब में डायरेक्टली बोल देते एग्जाम में फ्लो चार्ट बनाओ, सो इन दैट केस आपको पूरा फ्लो चार्ट से बनाकर दिखाना है, बॉक्स बॉक्स में सारे स्टेप्स को लिख देना,
ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका है लास्ट वाले का, तो आप पूरा ये फ्लो चार्ट ही तो है, आप बस खाली एंट्री यहाँ पे दिखाए हो, अलग से आप ऐसे बिल्कुल दिखा सकते हो, पूरा फुल मार्क्स मिलना है। ठीक है। अब इसका रिस्क कंट्रोल सेम सेम एज लास्ट क्लास, लिख लो यहाँ पे, रिस्क एंड कंट्रोल्स सेम एज लास्ट क्लास, सेम एज कासा लिख लो, कासा एंड क्रेडिट कार्ड सेम, वही लिख देना एज इट इज। ठीक है। आपको लिखना है ट्रायल के लिए तो आप लिख लो यहाँ पे इन अप्रोप्रिएट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे, ऑटोमेशन कर दो, इंटरेस्ट का सिस्टम में डाल के रखो, ऐसे इंटरेस्ट कंप्यूट होगा, राउंडिंग ऑफ का सिस्टम कर दो। फिर उसके बाद मैंने बोला कि अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड ऑल हो रहा है, तो उसके लिए सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड ऑल करके रखो, इन अप्रोप्रिएट एंट्रीज मार रहे हो। ठीक है, तो ये सब हो गया, वेरी इजी। ओके, बोलो कैसा लग रहा है ये चैप्टर, इजी है ना? अब पता है इससे भी इजी टॉपिक बचा हुआ है, अब खाली अलग अलग जो सेक्शंस दिए गए हैं ना, वो सब है रेगुलेटरी कंप्लायंसेस के ऊपर, आरबीआई का क्या रेगुलेटरी कंप्लायंसेस एंड ऑल, ये सब के ऊपर बैंकिंग में, तो बहुत इजी है। ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलो एक बार मैं आपको मैट दिखाऊंगी आपका संतुष्टि के लिए। देखो, ट्रेजरी ऑपरेशंस जो आज हम लोगों ने किया, फ्रंट ऑफिस में क्या बोला, डीलिंग रूम ऑपरेशंस होता है, सब वर्ड्स मार्क करो, देखो सब मेरे नोट्स में है। फिर उसके बाद क्या करते हो, किससे डील करता है इन लोग, या तो बैंक के संग या कॉर्पोरेट बोरोवर्स के संग, और अलग अलग चीजों से, रूटर्स, ट्रेडिंग सिस्टम, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ब्रोकर्स या कोई प्राइवेट चैनल के साथ डील होता है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ये काउंटर पार्टीज चेक करना होगा कि जितने भी काउंटर पार्टीज है इन्होंने ये एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट किया है कि नहीं, इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन एग्रीमेंट, और बोर्ड रेजोल्यूशन इसके लिए पास किया है कि नहीं। ठीक है। फिर उसके बाद बोल रहा है फ्रंट ऑफिस क्या करता है, मिडिल ऑफिस को दे देता है, मिडिल ऑफिस हैंडओवर करता है, रिस्क असेसमेंट करता है, तो बोल रहा है रिस्क मैनेजमेंट इसका काम है, फुल रिस्क मॉडलिंग चेक करता है। ठीक है। और काउंटर पार्टी को मॉनिटर करता है, डीलर चेक करता है एक्सेट्रा, और रेगुलेटरी कंप्लायंसेस भी चेक करता है, रेगुलेटरी रिपोर्टिंग जो मैंने बोला था। और बैक ऑफिस ऑपरेशंस क्या करता है, फर्दर चेक करता है, यही वापस से लिख दिया, इंटरनेशनल स्वैप डीलर एसोसिएशन एग्रीमेंट, रिकंसिलिएशन ऑफ नोस्ट्रो अकाउंट। ठीक है। और फिर ये एसटीपी के बारे में मैंने बोला जो अभी आया, और फिर उसके बाद ये नोस्ट्रो अकाउंट का तो रिकंसिलिएशन हो गया, और फोबो फ्रंट ऑफिस बैक ऑफिस रिकंसिलिएशन, ये सब करता है। ठीक है। और फिर उसके बाद बोल रहा है ये प्रोसेस फ्लो जो मैंने आपको समझाया, फ्रंट मिडिल बैक तीनों का फंक्शंस लिख दिया, और फिर प्रोसेस फ्लो कि सबसे पहले क्या होता है, कस्टमर डील लेकर आता है, फिर फ्रंट ऑफिस उसके लिए बेस्ट डील क्रैक करता है, डील्स अगर कस्टमर का डिटेल्स करेक्ट है तो आगे फिर फॉरवर्ड कर देता है मिडिल ऑफिस में, मिडिल ऑफिस प्राइसिंग वैल्यूएशन करता है, कंफर्मेशन लेता है बैक ऑफिस से, बैक ऑफिस फिर सेटलमेंट करता है और अकाउंटिंग एंट्री मार देता है, और अगर कस्टमर का डिटेल्स ही गलत है तो डील रिजेक्ट हो जाता है, तो प्रोसेस फ्लो। अब रिस्क और कंट्रोल वही, अनऑथराइज सिक्योरिटी सेटअप कर दिया, तो एसओडी आप समझे, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज करके रखो, रिव्यू कंट्रोल, इनएक्यूरेट ट्रेड को प्रोसेस कर दिया, कंफर्मेशन या अनऑथराइज उसको प्रोसेस कर दिया, इनसफिशिएंट फंड्स, इनकरेक्ट नोस्ट्रो, सब किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है। अब देखो क्रेडिट फैसिलिटी, फंड बेस्ड नॉन फंड बेस्ड, फंड में कैश क्रेडिट ये सब है, नॉन फंड में ये सब बैंक गारंटी लेटर ऑफ क्रेडिट। तो अब देखो यहाँ स्टेप्स क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आरएम क्या करता है, अपने कस्टमर्स को ढूंढता है, कस्टमर्स ढूंढ लिया उसके बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद केवाईसी डॉक्यूमेंट हैंडओवर कर देता है क्रेडिट टीम को, क्रेडिट टीम उसको वेरीफाई करता है, फिर सैंक्शन लेटर बनाता है, सैंक्शन लेटर साइन करता है कस्टमर, कस्टमर फिर साइन करता है तो क्रेडिट टीम ये सर्टिफिकेट प्रिपेयर करता है, प्री डिसबर्समेंट सर्टिफिकेट, फिर वो किसको दे देता है, डिसबर्समेंट टीम को, वो वेरीफाई करता है इसको, और फिर उसके बाद जर्नल अकाउंटिंग एंट्री मारता है, तो वो अकाउंटिंग एंट्री के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है। अब ये प्रोडक्ट दिया है, कैश क्रेडिट डिमांड लोन, ये क्या होता है रीड कर लेना, कुछ नहीं तो पता ही आपको, क्या बार बार एक ही चीज पढ़ाओ, बताओ। बैंक गारंटी और लेटर ऑफ क्रेडिट में कमीशन इनकम होता है बैंक का, और ये सब में क्या होता है, इंटरेस्ट मिलता है बैंक को, तो पहले ही पढ़ाया मैंने आपको। अब ये देखो प्रोसेस फ्लो दिया हुआ है फंड बेस्ड लोन का,
फंड बेस्ड, तो सबसे पहले कस्टमर को आइडेंटिफाई करना, डॉक्यूमेंट्स को रिसीव करना, फिर देखो क्या बोल रहा है, डॉक्यूमेंट को इवेल्युएट कौन कर रहा है, क्रेडिट टीम, फिर उसके बाद कस्टमर सैंक्शन लेटर को अगर एक्सेप्ट नहीं किया तो प्रोसेस खत्म, और एक्सेप्ट कर लिया तो पीडीसी सर्टिफिकेट प्रिपेयर होगा, फिर उसके बाद मास्टर्स क्रिएट होगा। अब मास्टर्स में क्या क्या चीज का मास्टर्स बोल रहा है देख लो, कस्टमर का, लोन का, इंटरेस्ट का, और एक्रूड इंटरेस्ट, और जो ओरिजिनल इंटरेस्ट है। फिर अब बोलो, देखो क्या बोल रहा है, लोन को बुक करने के लिए क्या एंट्री मारोगे, लोन को बुक करने के लिए लोन अकाउंट डेबिट किया देख रहे हो, और कस्टमर अकाउंट को क्रेडिट किया है, तो मैंने आपको बोला था ये, ठीक है। और इंटरेस्ट बुकिंग के लिए क्या किया है, देखो इंटरेस्ट के लिए क्या किया है, कस्टमर के अकाउंट को डेबिट मारा है, देख रहे हो कस्टमर अकाउंट डेबिट, ये रहा कस्टमर अकाउंट डेबिट, ठीक है, और इंटरेस्ट को क्रेडिट किया और एक्रूड इंटरेस्ट को भी डेबिट किया, और मैच्योरिटी में रिवर्सल हो जाएगा एंट्री का, तो लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे और कस्टमर अकाउंट को डेबिट कर दोगे। तो वही ऐसे घोच-पोच फॉर्म में दिया हुआ है, मैंने उसको ठीक से लिख दिया तीनों एंट्री को सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो आपको ऐसे लिखना है, ऐसे लिख लो, बस खत्म, लोन बुकिंग सिस्टम डन। अब और एक प्रोसेस फ्लो दिया नॉन फंड बेस्ड का, तो उसमें भी देखो पहला स्टेप क्या है, कस्टमर को आइडेंटिफाई करेगा आरएम, डॉक्यूमेंट्स रिसीव करेगा, केवाईसी डॉक्यूमेंट, फिर क्रेडिट टीम को फॉरवर्ड करेगा, फिर क्रेडिट टीम एक सैंक्शन लेटर बनाकर कस्टमर को भेजेगा, कस्टमर अगर एक्सेप्ट कर लिया सैंक्शन लेटर तब आगे प्रोसेस होगा, नहीं तो प्रोसेस एंड, एक्सेप्ट कर लिया तो क्रेडिट टीम उसके बाद पीडीसी प्रिपेयर करेगा, फिर वही मास्टर्स एंड ऑल क्रिएट करेगा। अब यहाँ पे देखो क्या 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 चीज का मास्टर्स क्रिएट होगा, कस्टमर का, कॉन्टेंजेंट एसेट, कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी और कमीशन, क्योंकि इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा है ना। फिर अब देखो क्या बोल रहा है, बुकिंग करने के लिए क्या करोगे, क्या एंट्री मारोगे, कॉन्टेंजेंट एसेट डेबिट टू कॉन्टेंजेंट लायबिलिटी क्रेडिट, ये एंट्री हो गया है ना। कमीशन रिसीव करने के लिए क्या एंट्री मारोगे, कस्टमर अकाउंट को डेबिट करोगे, देख लो कस्टमर अकाउंट डेबिट, और कमीशन इनकम को क्रेडिट करोगे, और मैच्योरिटी हो गया तो असेट वाले अकाउंट को जो डेबिट किया था उसको आप क्रेडिट कर दे रहे हो, और लायबिलिटी को जो क्रेडिट कर रखा था उसको डेबिट कर दे रहे हो, उल्टा कर दे रहे हो, ठीक है। तो आपके सिंप्लिसिटी के लिए मैंने उसको 3 लाइन में अरेंज करके लिख दिया ताकि आप इसको मतलब समझ पाओ, दैट्स इट, ओवर, खत्म। अब रिस्क दिया, देखो रिस्क सेम है, सेम डिट्टो है, देख लो क्रेडिट लाइन इज अनऑथराइज्ड नॉट विद इन द बैंक्स पॉलिसी, तो ये सब था कि नहीं, नेटवर्क चेक करो, ये सब चेक करो, फिर उसके बाद नीड टू नो बेसिस में एक्सेस दो, सेम चीज, मास्टर गलत डिफाइन किया है, या फिर लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लिया, या फिर इनएक्यूरेट इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, कुछ भी लिखो एक ही चीज है, सेम, दैट्स इट। तो यहाँ तक हम लोगों ने पूरा डिस्कस कर लिया है, वेरी इजी, ठीक है। तो आज यहीं तक रखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्लास में मैं पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, पूरा यहाँ तक अच्छे से कर लो, मेरे संग अभी फ्लोचार्ट बना बना के करोगे ना, एग्जाम में इतना आसान लगना है मैं क्या बताऊं, ठीक है, बाय।